तो अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम है मुर्तज़ा गाज़ी और मैं आपके लेवल वन का इंस्ट्रक्टर हूँगा। अच्छा, इससे पहले हम शुरू करें, पहले ज़रा जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं ज़रा ब्रीफली अपना इंट्रोडक्शन करा दीजिए, फिर हम लोग थोड़ा वो स्टार्ट कराते हैं। जो फिज़िकली मौजूद है वो, और जो हमारे साथ रिमोटली मौजूद हैं वो भी। तो पहले हम रिमोट वालों का करते हैं जो ऑनलाइन मौजूद है। तो जी, पहले अदनान साहब आ रहे हैं। Assalamualaikum ji, myself Adnan Hafiz. जी जी। I am doing job. I have done my MBA हम्म। uh, and keen interest in tax return filing and allied things. हम्म। Thank you. ठीक ठीक। तो आप कहाँ जॉब कर रहे हैं अदनान साहब? Sir, I am doing my job at Islamabad in private entity, हम्म। एज अ रिमोट डिपार्टमेंट। multi-link enterprise. और आप कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं अदनान साहब? Sir, I am over there in accounts and operations. अच्छा। Basically, yes. ठीक है ठीक है ठीक है। अगले जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं, मैं ज़रा उससे आप भी ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। एक मिनट। जी तैयब साहब बता दीजिए अपना। जी तैयब साहब। हेलो। जी तैयब साहब, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, लगता है तैयब साहब के साथ कोई ऐसा इशू आ रहा है। बाकी ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बाकी जो पार्टिसिपेंट्स, अभी थोड़ा सा हमारे पास वक्त की थोड़ी शॉर्टेज है, थोड़ा डिले हमारा हो गया स्टार्ट में। तो प्लीज़ आप लोग अपना चैट विंडो में अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए मुख्तसरन कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ जॉब कर रहे हैं और आपका क्या रोल है। तो इसके बाद मैं अब हम लोग को थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज की हमारी ये डेमो सेशन है। तो ये बेसिकली हमारा है टैक्स मैनेजमेंट में रिटर्न्स फाइलिंग। तो इसका मैं आपको मुख्तसर सा पहले आउटलाइन आपको बता दूं कि आज के हमारे सेशन में क्या होगा। कि मेन चीज़ जो हमारी रिक्वायरमेंट है और सवाल सबके जहनों में होगा कि हम लोग ये जो कोर्स करेंगे इसका हमें फिर फ़ायदा क्या होगा, आउटकम क्या है हमारी। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारी क्या खुलेंगी, फिर लर्निंग आउटकम्स इस कोर्स की हमारी क्या हैं, और जो हम मॉड्यूल वाइज हम बताएंगे कि लेवल वन और लेवल टू जो हमारे कोर्सेज हैं, जो 3 मंथ्स का हमारे टोटल स्पैन है, तो उसकी क्या कवरेज होगी। फिर हम मुख्तसर सा इसमें इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन लॉज हम लोग देंगे आज की सेशन में, और फिर बता देंगे कि हमारा ये टोटल प्रोग्राम है उसकी क्या मेकअप है, क्या फ्रीक्वेंसी है, क्लासेज असेसमेंट का तरीक़ेकार होगा, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इससे पहले कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ें, पहले तो मैं चाहूँगा कि मुख्तसरन हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स में से मैं एक दो का नाम लूँगा, तो प्लीज़ आप लोग बता दीजिए। दाऊद अली साहब, आप प्लीज़ बता सकते हैं कि आपने कोर्स की आउटलाइन देखी है क्या? तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी आप दे दीजिए और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इस कोर्स से। सर कुछ पार्टिसिपेट फिजिकली भी आए हुए हैं यहाँ पे। जी जी जी। आप तो इनको फिजिकल, आप हाँ फिजिकली का भी आप इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दीजिए मुझे लेके आर्यन। ठीक या सर। तो हमारे फिजिकली कितने पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं आर्यन? जी दाऊद साहब। सर मैं सब पार्टिसिपेट्स को ऑनलाइन यहाँ से ज्वाइन करवा रहा हूँ।
ठीक है, ये बेहतरीन ज़बरदस्त हो जाएगा ये। अच्छा, तो दाऊद साहब आप ज़रा अपना थोड़ा वो बता दीजिए कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। दाऊद अली साहब से मैं मुखातिब हूँ कि आप इस कोर्स एक्सपेक्टेशन क्या है। और माशाल्लाह से हमारे पास काफ़ी अच्छी डाइवर्स पार्टिसिपेंट्स आए हैं जो आज हमारे हुए हैं। एलएलबी वाले भी हैं, बिजनेस वाले भी हैं। हेलो, मेरी सर आवाज़ आ रही है? जी 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 जी। सर मैं लैंड एवेन्यू ऑफिसर हूँ। हमारे इधर टैक्स का बहुत ज़्यादा यानी स्कोप है, काम है। इसलिए हम्म। फाइलिंग सिस्टम को ना एफबीआर को ज्वाइन करना चाह रहा था ताकि मैं खुद से भी पार्ट टाइम ये बात काम कर सकूँ। ठीक है, तो आपने इसकी कोर्स की आउटलाइन देखी तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या इससे आउटकम मिलना चाहिए? तो मैंने इसकी आउटलाइन जो देखी है उसके मुताबिक मुझे जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक तो ये परफेक्ट है, क्योंकि मुझे इंडिविजुअल जो टैक्सी पे है, मैं कंपनीज हम्म के लिए नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारे बिजनेस के रिलेटेड या हमारे ब्रांड रेवेन्यू के रिलेटेड यही लोग आते हैं ज्यादा। हम्म। हाँ, ठीक है तो मैं ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही दाऊद भाई की आप बात को थोड़ा आगे बढ़ाते थे कि आपको इससे इम्पैक्ट आपको क्या मिलता है और क्या आपकी एडिशन हो सकती है। तो अब मैं थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड आगे भी बताऊंगा, अभी जैसा ब्रीफ कर दूं। मेरी अपनी एक फाइनेंस और टैक्स कंसल्टेंसी की फर्म है जो मैं 2017 से चला रहा हूँ। और मैं तकरीबन 2006 से मैं फील्ड में हूँ और मेरी स्पेशलाइजेशन ही एसएमई सेक्टर पर है। और उससे रिलेटेड ये है कि हमारे पास फर्म में ट्रेनीज आते रहते हैं, हर साल पे ट्रेनीज जाते रहते हैं और मार्केट में प्लेसमेंट हम लोग करा रहे होते हैं। और अक्सर और बेशतर मैं अपने मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए भी रिक्रूटमेंट भी कर रहा होता हूँ फाइनेंस की फील्ड के अंदर प्राइमरीली। तो अब यहाँ पे मैंने एक बहुत ही वाज़ेह फ़र्क मैंने देखा है कि अब ये आया है तो क्यों आया है। अब इसमें दो मैंने आपको ये सामने एग्जांपल लिखी हुई है जो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे नज़र आ रही होंगी। एक है कि अकाउंट्स असिस्टेंट with knowledge of taxation, average salary 40,000 plus with 1 to 2 years of firm experience. And accounts assistant without knowledge of taxation, average salary 20,000 plus with 1 to 2 years firm experience. अब ये मार्केट के अंदर ऐसा ऐसा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे पास जो कंपनीज हैं, दो तरीके की हमारे पास एसएमई सेक्टर में कंपनीज होती हैं। एक वो होती है जिन्होंने अपना टैक्सेशन फंक्शन इन हाउस रखा होता है और एक वो जिन्होंने आउटसोर्स किया हुआ होता है। अब वो उनकी पीछे थॉट प्रोसेस ये है कि भाई कंपनीज इनसे बहुत सारा जो कंसल्टिंग फर्म्स हैं बहुत सारे इनसे पैसे लेती हैं, इनसे कंसल्टिंग करने के 25, 50, 60, 70 हज़ार लाख रुपए महीने तक भी लेते हैं। तो उनके पीछे ये सोचते हैं कि यार ये बंदा अगर आधे से ज़्यादा काम मेरा है तो आधा काम भी अगर मेरा कर दे और मुझे बता दे कि भाई ये टैक्स वाली जो हमारी चीज़ें हैं वो वो क्या कर रहा है, हमें क्या चीज़ आगे बता रहा है, तो मुझे कोई बंदा गाइड भी कर सके। तो तकरीबन आधो हाथ का फ़र्क आ जाता है। मैं आपको हाल ही में एग्जांपल बताता हूँ। मैं रिसेंटली मेरे पास कुछ थे एसीसी के हमारे पास ट्रेनीज थे और कुछ हमारे पास ट्रेनीज थे जो बीकॉम कर रहे थे। बीकॉम उनका कंप्लीट नहीं हुआ, स्टूडेंट्स हैं। तो जो एसीसी वाले ट्रेनीज हमारे थे, तो एसीसी वाले ट्रेनीज जो गए हैं 50,000 प्लस पे उनकी प्लेसमेंट हुई है। और उनको 50,000 सैलरी के अलावा उनको बेनिफिट्स भी और भी मिल रहे हैं। और जो इसी मुताबिक वहीं उन और किसी क्लाइंट से लोग प्लेसमेंट कराते हैं वो 20 से 30 हज़ार के दरमियान एक अकाउंट असिस्टेंट को देते हैं जिसको टैक्स की कोई नो हाउ नहीं होती। तो पोटेंशियली आप समझे, आप अपना जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप एज एन एम्प्लॉय आप इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा जो आपके पास एस्पेक्ट खुलता है कि आप यहाँ पे एक इजाफी सोर्स ऑफ इनकम आप अपनी अनलॉक कर रहे होंगे। अगर आप फ्रीलांस टैक्स कंसल्टेंट का बन करते हैं काम, तो आपका 2,000 से 5,000 पर रिटर्न आप आराम से फ़ी चार्ज कर सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और मेरा अपना एक पर्सनल दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, तो उसके साथ ये उसने किया हुआ है सेटअप कि वो एक जॉब भी करता है फुल टाइम और साइड पे इसने अपने तकरीबन 100
के करीब उससे अपने सैलरीड इंडिविजुअल्स के क्लाइंट्स बनाए हैं, खाली सैलरीड वाले। तो वो ऑन एवरेज उनसे तकरीबन 5,000-6,000 रुपये पर रिटर्न चार्ज करता है। तो उसके आराम से 5-6 लाख रुपए ये सीज़न के इसके बन जाते हैं। और ये खाली 2 हफ्ते 3 हफ्ते की मेहनत होती है जिसमें ये अपना डेटा जमा करते हैं और साथ में उसके प्रोसेसिंग कर रहा होता है। तो ये तो एक आगे जो हमारी अर्निंग पोटेंशियल कि भाई आप कितनी जल्दी इसको रिकूपरेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ की सूरत है कि एडिशनल जॉब है और उसके अलावा आपका जो इजाफी, जैसे दाऊद साहब कह रहे थे, फाइलिंग इनकम आप स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं उस पर एलैबोरेट कर दूँ कि हमारी लर्निंग आउटकम क्या है। हम लोग देखें, आपको पूरा ऑर्डिनेंस हम घोल के पिलाएंगे नहीं आपको 3 महीने के अंदर। हाँ, हम आपको ये ज़रूर बता देंगे कि ऑर्डिनेंस पढ़ना कैसे है। मेजर एरियाज, जो बेसिक एरियाज हमने जो लिखे हुए हैं अपने कोर्स आउटलाइन में, वो हम उस पर तफसीली उनका जायज़ा लेंगे। आपको ऑर्डिनेंस नेविगेट करना आ जाएगा, ऑर्डिनेंस पढ़ना आ जाएगा। और आपको एक बार लेजिस्लेशन आपको एक पढ़नी आ जाए तो आप बाकी लेजिस्लेशन भी एक ही स्ट्रक्चर में लिखी होती है कि जिसमें डेफिनेशन होती है, फिर डेफिनेशन के बाद आपका क्रॉस रेफरेंसिंग होती है कि आप किसी क्लॉज का दूसरी क्लॉज में हवाला दिया हुआ होता है, तो उसमें आपको नेविगेट करना आना चाहिए कि ऑर्डिनेंस क्या कह रही है। फिर जो पोर्टल्स हमारे हैं टैक्सेशन फाइलिंग से रिलेटेड, सेल्स टैक्स के, एफबीआर वाले, वो हम लोग आपको बताएंगे। फिर इसके बाद इंडिविजुअल बिजनेस इनकम टैक्स रिटर्न्स कैसे बनाते हैं, तैयार कैसे होते हैं, सबमिट होंगे, उसमें सेल्स टैक्स का क्या एलिमेंट होता है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे विदहोल्डिंग टैक्स चालान कैसे जनरेट करते हैं, उनको बनाने का तरीका क्या होता है, कौन से सेक्शन के तहत आप तैयार करेंगे उनको। फिर आपके पास फाइलिंग केसेस जो आते हैं, आप उनको किस तरीके से हैंडल करेंगे और आपको तैयार कैसे करना है, वो हम आपको इसको बताएंगे। इसके अलावा जो हमारी वो है कि जो हम आपको लाइव केस स्टडीज़ हम आपको देंगे, एक्चुअल केस स्टडी का डेटा हम लोग आपको देंगे कि एक्चुअल सिनेरियोज जो हमारे साथ हुए हैं प्रैक्टिस में, वो आपको बताएंगे। फिर उसके बाद आपको टैक्सेशन इंसाइट्स, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ की आपको इंसाइट मिल रही होगी कि कौन सी इंडस्ट्री में क्या होता है, सर्विस सेक्टर में क्या होता है, गुड्स वाले सेक्टर्स में कोई ट्रेडिंग कंपनी है उसके क्या इश्यूज हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो उसके क्या इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन हम उसको बेसिक और महदूद रखेंगे, हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है, अब मैं कोई भी एरिया उठाऊँ, अगर हम खाली सर्विसेज में उठा लें तो सर्विसेज के एरिया के अंदर हमारे पास जो है कि एजुकेशन सेक्टर के अलग प्रीरेक्विजिट्स हैं, हेल्थ केयर सेक्टर के अलग इश्यूज हैं, फिर डायनामिक्स आपके नॉट फॉर प्रॉफिट सर्विसेज की अलग हैं। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग बेसिक्स आपको बताएंगे कि बेसिक हम सर्विस सेक्टर का करेंगे बिजनेस में, फिर हम लोग ट्रेडिंग कंपनी का करेंगे, फिर एक कंपनी का काम कर केस हम लोग करेंगे जो दोनों काम कर रही है, सर्विसेज में भी है और गुड्स में भी है। अच्छा, फिर इसके बाद जो अगला हमारा इसमें हदफ है हमारा कि कैरियर प्रोग्रेशन का, मैंने आपको केस स्टडीज हमने बता दी हैं कि किस तरीके से वो क्या कर दिया। फिर ये हमारे कोर्स की आउटलाइन है लेवल 1 की। इसमें पहले प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन की बात होगी, फिर सैलरीड इनकम, बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, कैपिटल गेन्स टैक्स, आईआरएस के पोर्टल्स क्या हैं, और सेल्स टैक्स और रिटर्न फाइलिंग की ट्रेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा और तफसील में देख लेंगे कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान डिस्कस करेंगे, टैक्सेशन अथॉरिटीज़ कौन है हमारी, टैक्सेशन रिजीम्स क्या हमारी फॉलो होती हैं, फिर सैलरीड इनकम में टैक्सेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है, कौन से सेक्शंस के तहत हमने क्या चीज़ अलाउ होती है, क्या चीज़ डिसअलाउ होती है, फिर जो टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर वो कम कैसे हो सकता है, लीज अवेलेबल टू साइड इंडिविजुअल्स क्या है, एग्जाम्पल टीचर्स के लिए 25% रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी होती है। फिर मार्केट प्रैक्टिसेस क्या चलती हैं, जिसमें से मेरे ख्याल से आप लोग भी काफ़ी इसमें रोशनी डालेंगे कि आपकी इंडस्ट्रीज़, आपके एम्प्लॉयर्स क्या कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हो रही हैं। फिर बिजनेस इनकम में टैक्सेबल बिजनेस इनकम क्या होती है, 153 सेक्शन का हमारी सेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, हमारी एक्सपेंसेस या पेमेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। फिर अकाउंटिंग मेथडोलॉजी का हमारे प्रॉफिट पे
क्या इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा सेल्स टैक्स की इनकम टैक्स के साथ क्या रिलेशन है, उसकी क्या अहमियत है, वो हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर रिलीफ्स हमारे पास किस किस्म के अवेलेबल हैं, एग्जांपल फर्स्ट ईयर अलाउंसेस होते हैं। फिर हमारे पास फर्स्ट ईयर अलाउंसेस के अलावा हमारे डेप्रिसिएशन होते हैं। फिर हम लोग FBR पोर्टल से हम लोग कैसे अपनी कंप्लीटनेस इंश्योर कर सकते हैं डिस्क्लोजर की, FBR पोर्टल में क्या चीज़ किधर देखते हैं, वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर प्रॉपर्टी इनकम में रेंटल इनकम आती है हमारी। फिर टैक्स प्लानिंग इसमें कैसे होती है। फिर डिडक्टेबल अलाउंसेस हमारे कैसे होते हैं, और क्या डिडक्टेबल एक्सपेंसेस हो सकते हैं प्रॉपर्टी इनकम में। अच्छा, इसके बाद जो हमारा है कैपिटल गेन्स टैक्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे। आजकल बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है, कैपिटल गेन्स को मैनेज कैसे करना है। फिर अब कैपिटल गेन्स से रिलेटेड हमारा एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ 7E, उसका कैपिटल गेन्स से क्या लेना देना है। फिर आयरस के पोर्टल्स हमारे मुख्तलिफ जो बने हुए हैं, E.FBR बना हुआ है, मालूमात बना हुआ है, आयरस बना हुआ है। फिर मालूम वेरिफिकेशन पोर्टल हमारा अलग बना हुआ है, जिसमें हम लोग एक्टिव टैक्स पेड सेट कर सकते हैं, और हम लोग CPR PSIDs की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। फिर सेल्स टैक्स में हम लोग जो देखेंगे कि GST रूल्स, VAT मोड क्या होता है, और डिस्काउंट का क्या एलिमेंट होता है। फिर नन रिटर्न क्या होता है, फाइलिंग की प्रीरेक्विजिट क्या होती है हमारी, वो बेसिक से डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग रिटर्न फाइलिंग की ट्रेनिंग हम लोग करेंगे। ये हमारे सारी इनकम सोर्स के साथ साथ पैरेलल चलती रहेगी, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे भी इनकम टैक्स के फॉर्म्स कौन से होते हैं, बैंक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स क्या होती है, फिर रिकन्सिलेशन कैसे होती है। फिर हम लोग आपको प्रैक्टिकली बताएंगे केस स्टडीज़ के साथ, हम लोग हर केस के प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ कर रहे होंगे। फिर सैलरीड इंडिविजुअल का फाइलिंग टेम्पलेट आपके साथ शेयर होगा, ताकि आप ये कोर्स के दौरान ही, एक कोर्स कंप्लीट करते ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकूप कर लें। ये हमारी लेवल 1 की कोर्स आउटलाइन थी, जो हम लोग इसमें डिस्कशन हम करेंगे। फिर लेवल 2 की हमारी जो कोर्स आउटलाइन है, वो सरमाया है, जो हमारा इसमें वो देखेंगे। तो इसमें रजिस्ट्रेशन इनकम टैक्स की प्रोसेस क्या है, टैक्सेशन रिजीम्स पे फर्दर इसको एलाबोरेट और एक्सपांड करेंगे। फिर विथहोल्डिंग टैक्स में क्या इश्यूज आते हैं, फिर FBR के नोटिस आते हैं, डिपार्टमेंट की कॉरेस्पॉन्डेंस कैसे करते हैं, रिफंड क्लेम्स की प्रोसेस क्या है, अपील का प्रोसीजर क्या है, सेल्स टैक्स के क्या इन डेप्थ देखेंगे। और क्योंकि हम लोग वहाँ पे खाली होलिस्टिक व्यूज़ करेंगे लेवल 1, लेवल 2 में और इन डेप्थ चीज़ें हम लोग जाके डिस्कस करेंगे। उसमें स्पेसिफिक सेक्टर्स की सरमाया डिस्कशन करेंगे। और फिर उसमें अगेन रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकम टैक्स में आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इनकी सबकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट्स में क्या क्या फ़र्क है, और टैक्सेशन रिजीम्स में और फर्दर एक्सपैंड करेंगे हम लोग, जो जनरली बात करेंगे लेवल 1 में। फिर लेवल 2 में विथहोल्डिंग टैक्स सेक्शंस फर्दर एक्सपैंड कर देंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक 149 और 153 पे डिस्कशन करेंगे हम लोग लेवल 1 में। इसके अलावा और कौन से सेक्शंस हैं, 151 क्या है, 150 क्या है, और कौन से सेक्शन लगते हैं, 7B क्या है, वो सारे और इजाफी हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। फिर विथहोल्डिंग टैक्स के स्टेटमेंट सबमिट होती हैं, वो किसको करानी होती है, क्यों करानी होती है, विथहोल्डिंग एजेंट कौन कब कैसे बनता है, उसका क्या रोल होता है, और वो नहीं करेगा अपना रोल परफॉर्म तो उसके क्या इम्पैक्ट होता है, उसके क्या रिपरकशंस होते हैं। फिर डिपार्टमेंटल नोटिस को कैसे हैंडल करना है, ऑडिट के है तो क्या करना है, कौन से सेक्शन के तहत क्या नोटिस आया है, तो बेसिक माहिर आपको गाइडलाइन फराहम कर देंगे इसमें। फिर रिफंड्स का क्या प्रोसेस है, अपील की क्या प्रोसीजर है, सेल्स टैक्स के मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, वो डिस्कशन हमारी होगी तफसील में, सरमाए कर रहे होंगे हमारे। तो इस पर हम लोग मुख्तलिफ सेक्शंस की हम डिस्कशन करेंगे। असेसमेंट में क्या है, अपील में कौन से सेक्शंस पे हम यूज़ कर सकते हैं, वो सारा हम लोग ब्रीफली उस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आके हमारे जो बेसिक डेमो था, हम उसकी वो कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा वो दूंगा कि आप लोग प्लीज़ जो आप लोगों की क्यूरीज हैं एक एक करके आप लोग चाहे इसमें लिख दें।
आप लोग एक एक करके अपनी सारी क्यूरीज चाहे आप वर्बली बता दें या आप चैट बॉक्स में लिख दें, ताकि हम इसको आप उसको क्यूरीज को एड्रेस कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अ, अस्सलाम। मेरा सवाल ये था कि अक्सर और बेशतर लोगों को देखा गया है कि वो जो सेल जो सबमिट करते हैं एनेक्स्टर सी के अंदर, तो हम्म। वो एनेक्स्टर एफ के अंदर उसकी एडजस्टमेंट की बुनियाद पे ना वो जो सेल की फिगर होती है वही डाल देते हैं कंजम्पशन में, जो टैक्सेस हम्म। उनके होते हैं वो उसी को डाल के बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये तरीका सही है या ऐसा होता है? देखिए जुनैद भाई, मैं अभी आउटलाइन के मुतालिक मैं सारे सवालात ले रहा हूँ। ये हमारे कोर्स के कंटेंट की चीज़ें हम इंशाल्लाह कोर्स में तफसीली डिस्कस करेंगे। और अगर मुख्तसर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूँ कि मुख्तलिफ मार्केट अप्रोचेस चलती हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए, और उसूली तौर पर तो एक्चुअल पोजीशन हमारे एनएचआरएफ में रिपोर्ट होनी चाहिए। अब वो अब किस हिसाब से उसको ब्रेक डाउन करके रिपोर्ट करते हैं वो फिर कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, और स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में क्योंकि इसमें बड़ी कन्फ्यूजन है, और जैसे कि आपने जिक्र किया इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ अप्रोचेस लेते हैं। तो ये एक बहुत ही तफसीली एरिया जहाँ पे डिस्कशन करने की है। हर सेक्टर का एक अलग रोल है, क्योंकि जहाँ इम्पोर्ट्स वाले काम कर रहे हैं उनका अलग हिसाब किताब होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का अलग हिसाब किताब होता है, ट्रेडिंग जनरल ट्रेडिंग कंपनीज का अलग हिसाब किताब होता है। तो हर कोई मुख्तलिफ अप्रोच लेके चल रहा है। सही क्या है वो फिर एफबीआर वाले ही बताते हैं जब नोटिस के बाद सेटलमेंट करते हैं। जी, पहले सोहेल मसरूर साहब का सवाल है कि टैक्स फाइलिंग पाकिस्तान का कंपनी डिफरेंस क्या है। सेम देखिए सोहेल भाई, मेजर प्रोसेस तो हमारा वही है, पूरे ग्लोबली वही चलता है कि आपकी इनकम होगी और इनकम के ऊपर आपने टैक्स देना होगा। अब रूल्स हर जगह मुख्तलिफ हैं, लेकिन बेसिक प्रोसेस वही है कि आपका एक स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स जनरली आपने रिपोर्ट करना होता है ना, आमदनी रिपोर्ट करनी होती है, और जो आपके पिछले 10 साल में हमारे डिफरेंस आया हम उसको रिकन्साइल करके रिपोर्ट करते हैं हमारी क्या पोजीशन बनी है। वालेकुम सलाम जी, साकिब साहब। अच्छा, शर्जील साहब ने भेजा है, क्यूरी भेजी है कि सर्टिफिकेट देंगे, हम उसकी तरफ आएंगे जी। ये सिंध टेक्निकल बोर्ड का, ये हमारा स्टेप्टा का हम लोग अप्रूव्ड ट्रेनर्स हैं, तो हम लोग उसका आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे। और जी यासिर साहब, इसमें ये हमारा सिलसिला होता है कि आपको पोर्टल की तो एक्सेस मिलेगी, लेक्चर्स हमारे तकरीबन तीसरे दिन अपलोड हो जाते हैं, दूसरे या तीसरे दिन अपलोड हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जो कोशिश होती है कि हम लोग हमेशा संडे वाले सेशन में पिछले सेशन का हम लोग रिकैप थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा जनरल ट्रेंड होता है कि हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी साथ लेके चल रहे होंगे, लेकिन ये कोशिश हमारी होगी कि आपको पोर्टल पे भी थोड़ा एक्सपोजर दें, और पोर्टल पर हमें लिखा है पोर्टल पे चीज़ें कैसे काम करती हैं। और दूसरा ये है कि आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस होगा, एलएमएस हमारे यहाँ पे बना हुआ है, जिसका फिर क्लास ख़त्म होने के तकरीबन 6 महीने तक का आपको एक्सेस होगा एलएमएस का। तो आप कभी भी उसको एक्सेस करके चीज़ें रिवाइज करना चाहे रिवाइज कर सकते हैं आप। फिर सिंध की वो बॉडी है, एक पंजाब की बॉडी है। अच्छा, अब थोड़ा सा बाकी पार्टिसिपेंट्स की कोई क्यूरी है तो प्लीज़ आप लोग जिक्र कर दें। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, जो एफबीआर की कॉरेस्पॉन्डेंस है उसको किस हद तक गहराई में हम पढ़ेंगे? मतलब जो नोटिस आते हैं ऑडिट के लिए या जो है रिकॉर्ड के लिए, तो उसका जवाब वगैरह वो किस हद तक हम पढ़ेंगे सर? थैंक यू। देखिए फिर साहब, हम लोग का जो ऑब्जेक्टिव होगा हम आपको बेसिक कवरेज बता देंगे। अब जाहिर सी बात है, हर क्यूरी का नेचर एक स्पेसिफिक हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे अगर कोई सर्विस सेक्टर का बिजनेस हो, उसको एफबीआर ऑडिट का नोटिस भेजता है, उसकी डायनामिक्स नोटिस की मुख्तलिफ होगी बनस्बत एक ट्रेडिंग कंपनी के, और एक ट्रेडिंग कंपनी की जो इंक्वायरी आएगी वो मैन्युफैक्चरिंग के बनस्बत मुख्तलिफ होगी। लेकिन इसमें क्या होगा, जनरल एक आपको एक तरीक़ेकार तो ये करना होगा कि भाई एफबीआर ने किस नोटिस के तहत इंक्वायरी भेजी है, और इस नोटिस के तहत आपके पास क्या क्या
लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं, आप किस फोरम पे क्या कर सकते हैं। आया आपने ऑडिट पे आप क्या अपील में जाएंगे, या आप ऑडिट में आप क्या करेंगे कि मैंने ऑडिट का रिप्लाई ड्राफ्ट करना है, वो हम लोग जो रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन, और आपको जनरली आपने क्या चीज़ रूल फॉलो करने होंगे, अगर नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे उसमें क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। जनरल चीज़ें हम आपको गाइडलाइन दे देंगे, लेकिन स्पेसिफिक केसेस का हम आपको जाहिर सी बात है नहीं बता सकती, हर केस यूनिक होता है। जी, किसी का और कोई क्वेरी है? जी दाऊद साहब, आप कुछ कह रहे हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, ठीक है। बाकी किसी की कोई क्वेरी है तो हम लोग थोड़ा फिर आगे और बढ़ें, क्योंकि ये हमने थोड़ा 5-10 मिनट हमने इसके लिए सेशन के लिए दिए हैं कि जो Q&A हमारा है जनरल कोर्स से रिलेटेड, हम उसको फिर एड्रेस करेंगे, फिर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम लोग अपनी चीज़ें और फाइनलाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे डेमो सेशन की। कंपनी फॉर्मेशन, जी रजिस्ट्रेशन लेवल 2 में रजिस्ट्रेशन की चीज़ें हम लोग बताएंगे फ्रॉम एन FBR परस्पेक्टिव। SECP का हम लोग इसमें कवर नहीं करेंगे। अच्छा, अब हमारा ये है कि सैटरडे सॉरी फ्राइडे और संडे हमारी क्लासेस होंगी। संडे को हमारा, अब हमारा वेरिएबल हमने रखा था तो सॉरी मैं ये कह रहा था, सॉरी मैंने क्यूरी मिस कर ली है। जी जी, सरप्राइज सर शुरू में थोड़ी सरप्राइज थोड़ी बताएंगे, फिर वो एंड में जाके सरप्राइज बताते हैं। तो ये हमारा क्लास के सेटअप होगा फ्राइडे और संडे। और फ्राइडे को हो सकता है हम लोग ये थोड़ा चेंज कर दें 7:30 से 9 बजे तक, और संडे को फिर 2 से 5:30 हम लोग कर दें, तो वो थोड़ा हमारा वो हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद अभी हमारे सर बाहर हैं जो लेवल 2 दे रहे होंगे लेंगे, वो भी आके फिजिकली आपको और ज्वाइन करेंगे। और मैं जब तक अपना बैकग्राउंड और थोड़ा UXL का बैकग्राउंड दे दूँ कि UXL एक फिनटेक ट्रेनिंग फर्म है और कंसल्टेंसी फर्म है। हम लोग नैफटेक और स्टेफ्टा और TTB और SDC, नैफटेक है नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, स्टेफ्टा भी सिंध टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग एसोसिएशन, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, टेक्निकल ट्रेनिंग बोर्ड सिंध, स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल कराची। हम यहाँ के सबके मेंबर्स हैं, और आपको स्टेफ्टा का रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से। अब ये सर्टिफिकेट की वैल्यू क्या है कि आप ये किसी इंस्टीट्यूट से नहीं कर रहे, जो कोई भी किसी ने अपना इंस्टीट्यूट खोल के कर लिया। ये गवर्नमेंट इंडोर्स सर्टिफिकेट है, जिसकी आपकी बाहर भी वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने इंडोर्स की ये चीज़, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रेनर से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो दैट मीन्स वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, और जिसके तहत हम लोग ये सर्टिफिकेट अवॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो फाउंडर हैं फरहान शाहिद कादी साहब, तो ये एक ACCA मेंबर हैं, और उसके अलावा उनके पास BSc इन अप्लाइड अकाउंटिंग ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी से भी है इनके पास, और ये ट्रेनर सर्टिफिकेट बाय एसोसिएशन टैलेंट डेवलपमेंट USA की भी इन्होंने की हुई है। फिर स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल कमेटी के ये चेयरमैन हैं FPCCI के। तो हम लोग जो बेसिकली खाली ये कह नहीं रहे, हम लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इन्वॉल्वमेंट भी हमारी है। फिर इसके अलावा इनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है कि 10 साल तकरीबन इन्होंने UK और UAE में इन्होंने काम किया है, और उनका और हमारा जो बेसिक उस का गोल है, मेरे फरहान साहब की चीज़ बातें हुई थी कि इंडस्ट्री और एकेडेमिया में गैप्स जो हमने आइडेंटिफाई कुछ किए हैं फाइनेंस से रिलेटेड, हम उसको ब्रिज कैसे कर सकते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स क्या आउटपुट प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं, और जो बिजनेस है उनको किस किस्म की प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है। उनमें हमने कुछ एरियाज में गैप आइडेंटिफाई करके हमने कहा कि भाई ये कुछ स्किल सेट्स हैं, जिनमें से एक ये टैक्सेशन वाली है फाइनेंस स्टाफ के लिए, कि वो उसको टेकअप करें।
तो वो क्या स्किल सेट्स हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम्स हैं जो आप देख सकते हैं। फिर मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं भी ACC मेंबर हूँ और उसके अलावा मेरा 15 साल से ऊपर का प्लस एक्सपीरियंस है टैक्स और फाइनेंशियल एडवाइजरी में। फिर मैं मेरी अपनी फर्म में 2017 से मैं पार्टनर हूँ। उसके अलावा मैंने KPMG में पाकिस्तान में मिडल ईस्ट में काम किया है। मेरा IBA से MBA है। फिर उसके बाद सर्टिफाइड कॉम्पिटिटिव कम्युनिकेटर हूँ मैं टोस्टमास्टर इंटरनेशनल से। ACC की एंटरप्रेन्योरशिप कमेटी का मेंबर हूँ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्किल्स डेवलपमेंट कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ। और ये हमारे सीनियर लेवल 2 के जो ट्रेनर होंगे माहिर आलम साहब। तो माहिर साहब मेरे ख्याल से फिज़िकली अब आ गए तो हमारे साथ ज्वाइन कर लें। जी मर्द जी अस्सलाम वालेकुम माहिर साहब। वालेकुम सलाम, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, तो प्लीज़ मैंने आपकी लेवल 2 की इंट्रोडक्शन बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया था। आप थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दे के फिर बाकी इसको अगर आप प्लीज़ क्लोज आउट करा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, ठीक। ठीक मैं है। यहाँ से इसको टेक अप कर लेता हूँ। थैंक यू। हाँ, आप अपने पास से शेयर कर लीजिएगा स्क्रीन प्लीज़। ओके ओके, ओके, थैंक यू। थैंक यू। पता नहीं इसमें ही है। हाँ इसमें भी है, मुझे थोड़ा स्लाइड कर लेंगे। अच्छा जी, यहाँ तक हम आ चुके थे अगर मैं गलती पे ना हूँ। सेकंड नहीं ये तो आखिरी पेज देखा, पीछे गए तो पीछे नहीं, इसकी पीछे 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 स्टार्टिंग साइड मेरा हाँ नहीं। हाँ, अब इस पे थोड़ा सा यहाँ पे नेक्स्ट ये है लेवल 2 ओके, और इसके लेवल 2 अच्छा ऐसे ही है। हाँ अ, थोड़ा पीछे एक और चले जाए। मेरा ख्याल है चाहिए थोड़ा सा ये डिजाइनिंग में हम गए। ठीक है ठीक है ठीक है। और इसको मिनिमाइज करो जैसे ठीक है, थोड़ा सा इसको एक ऐड करना, वहाँ से थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। हाँ वी कैन गो फॉर इट जी। पोस्ट कंटेंट हो गया, प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईद माहिर आलम है। मैं प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और तकरीबन 10 साल तो मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गए प्रोफेशनली। इससे पहले मैं तकरीबन कोई 8 साल जो है वो इंडस्ट्री में एज ए प्रोफेशनल जो है वो काम करता रहा। अच्छा, मेरा रोल इस पूरी प्रेजेंटेशन में जो है वो एक लेयर जो है वो सेकेंडरी अटैच करेगा। मुर्तज़ा साहब आपके पास जो है वो बेसिक और मिड ईयर की जो अंडरस्टैंडिंग है इनकम टैक्स की वो आपसे शेयर करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर में मैं आपसे उस अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा एडवांस वर्जन में रिफाइन करने के बाद जो हम अपने पास असेसमेंट, असेसमेंट के बाद अपील्स, अपील्स के बाद फर्दर अपील्स जिसको हम ट्रिब्यूनल्स या हाई कोर्ट कहते हैं, तो उस लेवल तक एक अंडरस्टैंडिंग आपसे शेयर करेंगे। तो आइडिया हमारा ये है कि सिंस इंसेप्शन जो कहते हैं ना, बीज से हम अगर स्टार्ट होते हैं तो फल तक पहुंचने तक का जो प्रोसेस है वो थ्योरेटिकली फर्स्ट फेज में आपसे शेयर करें और कुछ कोशिश ऐसे करेंगे जिस हद तक आईआरएस में सिस्टम जो है इनकम टैक्स का उसमें हम आपको एलोबरेट कर सकते हैं, थोड़ा आपको क्या कहें प्रैक्टिस करवा सकते हैं, थोड़ा आपको इक्विप कर सकते हैं कि अगर आप कोई चीज सिस्टम में डालने जा रहे हैं तो किस हद तक सही हो सकती है, तो वो हद तक हम आपको थोड़ा सा रेडी कर लें। तो पूरे इस कोर्स का जो डिजाइन है वो यही है। हमारे पास इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बेसिकली जो क्रक्स है वो बहुत आसान है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आपके पास जो है वो अपनी एप्लीकेबिलिटी से स्टार्ट होता है जिसको हम उर्दू में कहते हैं लागू किस पे होगा। तो कानून जो है वो हमेशा जिस पे लागू होगा उसके लिए ही मसले लाता है। कानून ये कहता है कि जी आपने पाकिस्तान में अगर कोई भी चीज एज ए इनकम कमाई, आमदन कमाई है तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस उस पर लागू होगा। आमदन की डेफिनेशन क्या होगी, वो आमदन की डेफिनेशन ऑर्डिनेंस में दी गई है। आमदन की शक्ल क्या होगी, कॉन्सेप्चुअल डिजाइन क्या होगा, वो इसमें दी गई है। हम वो सारी चीजें मुर्तज़ा साहब भी डिस्कस करेंगे और जब मैं शुरू करूंगा तो मैं इसका क्विक रेफ्रेशर साथ देता चलूंगा ताकि ऐसा ना कोई चीज बीच में गैप हो जो हम उसको पूरा ना कर सकें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में हम सबसे पहले देखेंगे कि किस वक्त ऑर्डिनेंस हम पे लागू होगा, किस वक्त नहीं होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जी आप अगर पाकिस्तान में 183 दिन या इससे ज्यादा फिजिकली मौजूद है तो आपने जो पाकिस्तान में कमाया है उस पर भी आप टैक्स देंगे और जो दुनिया भर में कमाया है उस पर भी आप पाकिस्तान में टैक्स देंगे। ये एक बिल्कुल समरी टेक्स्ट है। 182 सेक्शन जो है वो ये कहता है कि आपने अगर पाकिस्तान में फिजिकल स्टे किया है मोर देन 183 डेज, इसका मतलब है कि आपका नाम है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में रेजिडेंट पर्सन।
और रेजिडेंट पर्सन जो है वो वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल है, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटीज, सब्जेक्ट टू टैक्स क्रेडिट ऑफ द टैक्स पेड इन फॉरेन कंट्रीज। ये इसकी पूरी एक ऑर्डिनेंस की एप्लीकेबिलिटी। पर्सन, दो चीजें इसमें डिस्कस हुई, एक रेजिडेंसी, एक पर्सन। रेजिडेंट पर्सन वर्ल्ड वाइड इनकम के लिए तो रेजिडेंसी होनी चाहिए, दूसरा पर्सन। रेजिडेंट का उसने कहा कि रेजिडेंट कौन है? रेजिडेंट वो आदमी है जो इंडिविजुअल है, पाकिस्तान में 183 दिन से ज्यादा फिजिकली मौजूद है, उसकी चाहे नेशनैलिटी कुछ भी है, वो ब्रिटिशर है, जर्मन है, ड्यूल नेशनल है, जो भी है, अगर वो पाकिस्तान में 183 दिन मौजूद है, वो पाकिस्तान में कमाए हुए पैसों पे भी प्लस दुनिया में कमाए पैसों के लिए पाकिस्तान में टैक्सेबल है, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी और टैक्स क्रेडिट जो कि उसने टैक्स पे किया है बाहर, ये उसकी पकड़। इंडिविजुअल अगर नहीं है, कोई पार्टनरशिप है, तो अगर ऐसी पार्टनरशिप है जो कि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, वो रेजिडेंट पर्सन कहलाएगी। उसके लिए 183 दिन का होना जरूरी नहीं है, इसलिए कि वो नेचुरल पर्सन नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन की वो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से काउंट होगी पूरी। यही केस आपके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या लिमिटेड कंपनीज का, तो सिर्फ इंडिविजुअल जो है उसके लिए 183 डेज है, रेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो एप्लीकेबल है। टैक्सेबिलिटी का एलिमेंट आपके सामने है। क्लासिफिकेशन जो इनकम की मुर्जा ने भी डिस्कस की होगी, हमारे पास 5 ब्रॉडर कैटेगरीज इन्होंने दे दी हैं। सैलरी, या तो आपकी इनकम सैलरी होगी, कैपिटल गेन होगा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी होगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी, और अगर इन चारों के अलावा कुछ भी है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगी। तो इस तरह जो है वो ऑर्डिनेंस ने इसको कैटेगराइज किया। हम जब इसको डिटेल में देख रहे होंगे, मुर्जा साहब भी आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में चीजें शेयर करेंगे कि सैलरी का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो आप देखते हैं वो क्या है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में क्या है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किस किस चीज को सैलरी कहता है, किस वक्त कहता है, किस एक्सटेंट तक कहता है, ये हम देखेंगे, क्योंकि टैक्सेबिलिटी इसकी डेफिनेशन होगी। किसी भी कानून का, कोई भी कानून हो, वो हमेशा अपनी डेफिनेशन पे चलता है, अपनी तारीफ पे चलेगा। तो इसमें जो सैलरी की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के मुताबिक आप जो भी कमाएंगे, अगर वो सैलरी की तारीफ में चली गई तो सैलरी पे टैक्स होगी, अगर वो सैलरी में नहीं गई तो फिर वो किसी और इसमें जाएगी। दूसरा हेड हमारे पास है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट। रेंट आप जो ले रहे हैं वो किस एक्सटेंट तक टैक्स होगा, किस वक्त होगा और किस तरह होगा। आज से बल्कि नहीं, इस साल से 23 यानी कि जो हमने रिटर्न अभी फाइल किया है, इसमें इसकी टैक्सेबिलिटी का एम्बेड बिल्कुल चेंज हो गया है। 2022 तक रेंट जो था वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम था। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का मतलब रेंट और उसके एक्सपेंसेस माइनस होने के बाद जो भी टैक्सेबल रेंट है उस पर उसका एप्लीकेबल रेट लगता था और वो उस पर टैक्स होता था। 2023 से आपके पास एप्लीकेबिलिटी कि ये आपका नॉर्मल टैक्स रिजीम का पार्ट हो गया, यानी आपका रेंट अगर आपके पास आ रहा है और आपकी कोई और इनकम भी है तो वो दोनों ऐड होंगी और फिर उस इनकम पे स्लैब लगेगा। तो अब ये सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम नहीं है। इसकी वजह से खराबी ये पैदा हुई है कि आपके पास अदर इनकम जो है वो ऐड होने के बाद आपका जो टैक्सेबिलिटी का जो रेशियो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। ये इसके अंदर एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है। रेंट में आपके पास क्या डेफिनेशन रहेगी, कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो आपको अलाउ होंगे एज पर ऑर्डिनेंस, कौन से एक्सपेंसेस हैं जो नहीं अलाउ होंगे। आपके पास जो आपका आईआरएस का फॉर्म है उसमें रेंट को किस तरह ट्रीट किया जाए, यानी कि हम फिल किस तरह करें कि वो ऑब्जेक्शनेबल ना हो, रीजनेबल रहे। तो वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम इसमें डिस्कस करते चले जाएंगे। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का जो बेसिक फॉर्मूला ये कि आपको डिफाइन करना है कि कैपिटल गेन क्या चीज है, अराइव एट किस तरह होता है, टैक्स किस तरह होता है। कैपिटल गेन के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि कैपिटल गेन आएगा किस चीज के ऊपर। जैसे इसका नाम है कैपिटल गेन, तो लग ये रहा है कि ये कैपिटल एसेट के ऊपर आएगा। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन क्या दी हुई है सेक्शन में इसके, वो हमें देखना है कि वो कौन सा आइटम है जो कभी कैपिटल एसेट ट्रीट हो जाएगा, वही एसेट डिफरेंट सिनेरियो में नॉन कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो जब ऑर्डिनेंस उसकी आपके पास एक कंप्यूटेशनल एरर देगा तो वो किस तरह उसको हम आप जो है वो लुक आफ्टर करेंगे। वो एसेट जब कैपिटलाइज नेचर का आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा तो किस नेचर पे किस स्टेज पे जाके वो किस लेवल पे टैक्स होगा, कहाँ पे टैक्स नहीं होगा, ये सारी चीजें कैपिटल गेन में इंशाल्लाह से देंगे। कैपिटल गेन अभी तक जो है आज की तारीख इस टैक्स ईयर तक जो है वो आपके पास सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में ही है और ये अभी नॉर्मल इनकम के रिजीम में ऐड नहीं होगा, लेकिन उम्मीद पूरी है कि 1 से 2 सालों में ये भी जाके नॉर्मल में जाके ऐड हो जाएगा, क्योंकि इनका अगले 4 सालों में प्लान ये कि आपको सिंगल लाइन ऑफ इनकम लाइन आइटम देंगे। जो भी आपने कमाया सब मर्ज हो जाएगा और मर्ज होकर उस पर आपको टैक्स देना है। तो ये जो क्लासिफिकेशन वाला जो मामला है इसको सिवाय सैलरी के बाकी सबको आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देंगे। उसके बाद ऑर्डिनेंस का जो सबसे बड़ा पार्ट है हमारे पास वो इनकम फ्रॉम बिजनेस का है। आपका ऑर्डिनेंस मोर और लेस 40 to 45% जो है वो इसको कवर करता है, क्योंकि
किसी भी इकोनॉमी में बिजनेस सबसे बड़ा सेक्टर होता है। हमें यहाँ पे ये देखना है, देखेंगे कि इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो बिजनेस की डेफिनेशन क्या है, उसमें जो क्लासिफायर रेवेन्यू है वो इनकम कब ट्रीट होगा, वो नॉर्मल कब ट्रीट होगा, वो एग्जेम्प्ट कब ट्रीट होगा, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस मुझे ऑर्डिनेंस के मुताबिक सेक्शन 21 और ऑनवर्ड जितने भी हैं, कब वो मुझे अलाउबल देते हैं, या एडमिसिबल का वर्ड जो इसमें दिया हुआ एडमिसिबल होंगे, कब वो मुझे इनएडमिसिबल हो जाएंगे, यानी वो एक्सपेंस होने के बाद भी टैक्स के अंदर आपको टैक्स एक्सपेंस नहीं मिलेगा, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, ये इंशाल्लाह ताला हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी जो क्लास हमारी चल रही है अब हम उसमें से बिजनेस से आगे, अब तो हम अपील लेवल पर आ गए, लेकिन इसके अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा एफर्ट जो है बिजनेस वाले पार्ट पे ही है, क्योंकि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 15 और 16 सेक्शन, 2 सेक्शन बहुत आराम से जुड़ जाएंगे। उसका विदहोल्डिंग एजेंट 155 का जो है वो लिंक है, 3 से 8 सेक्शन में आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में निपट जाएंगे। सैलरी 12, 13 और 149 एक टेबल, 4 चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। कैपिटल गेन 37, 37A, 38 खत्म, 3 सेक्शन में कैपिटल गेन खत्म हो जाता है। सबसे बड़ा एरिया आपका बिजनेस है, क्योंकि इसके अंदर नेचर बहुत है। एग्जेम्प्ट इनकम कंपनीज होंगी, उनकी टैक्सेबिलिटी अगर कहीं पे होगी तो क्या होगी, नॉर्मल कंपनीज होंगी तो क्या होगी। नॉर्मल कंपनी के अंदर भी फाइनल टैक्सेशन की जो 3 लेयर्स है, नॉर्मल, ऑल्टरनेट, एसीडी ऑल्टरनेट कैपिटल और मिनिमम 113 जो पेबल का, इन तीनों में कंपैरिजन के लिए हम किस स्टेज पे कंपेयर करेंगे, हाईएस्ट जो होगा वो पे होगा, चार्ज किसका लिया जाएगा, एक्सपेंस यानी इसका किसका होगा। तो ये सारी चीजें इसमें बिजनेस में एक कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो ये सारी चीजें वन बाय वन आपको जो है वहां पे हिट करती है। ये सारे चीजें उसमें आपको नजर आएंगी कि ये सारे सेक्शंस हैं उस रिटर्न में जो समराइज हुए हैं, इनकी अपने पीछे पूरी मेथोडोलॉजी है, तो उस मेथोडोलॉजी को हमें यहाँ पे उसको कवर करना है। बिजनेस के बाद हम बिजनेस के साथ जो एक बहुत प्रैक्टिकल एलिमेंट है जो आप लोग फेस करेंगे वो है विदहोल्डिंग रिजीम, टैक्स की डिडक्शंस होना पेमेंट्स के ऊपर। आप सब जो भी लोग काम करते हैं वो सब ये एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारे पास विदहोल्डिंग रिजीम जो सैलरी की है वो सिंपल है, 149 में जो एम्प्लॉयर सैलरी दे रहा है उस पर टेबल्स के मुताबिक वो उसकी शेड्यूलिंग करेगा, 12 महीने पे डिवाइड करे और काट ले। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मेरे पास आई थी, मैं बीइंग एम्प्लॉयर तो आप पे वो लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन चूंकि नया आने वाला एम्प्लॉई आपका टीम मेंबर है तो उसे किसी हैजल से बचाना आपकी एक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे पास एक साहब की क्यूरी ये रही कि उन्होंने एक जगह से जॉब जो स्विच की दिसंबर में, उनका टैक्स जुलाई टू दिसंबर सही डिडक्ट हुआ, जहां उन्होंने ज्वाइन किया जनवरी से, उन्होंने जब इनकी डिडक्शंस की तो उन्होंने भी सही की, उन्होंने सैलरी 7 मंथ की अपने पास रखी और जो उन्हें देनी थी उसको उन्होंने उसका टैक्स कैलकुलेट किया और टैक्स विदहोल्ड कर लिया। जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम आया तो उनका टैक्स डिडक्टेड शॉर्ट हो गया। वो इसलिए शॉर्ट हुआ कि जो पहला एम्प्लॉयर था उसने 12 महीने पे बिल्कुल ठीक कैलकुलेशन की थी और वो 5 महीने तक बिल्कुल सही डिडक्ट करता हुआ है, लेकिन जो दूसरा एम्प्लॉयर था उसने 7 महीने की सैलरी ली तो उसका स्लैब जो हुआ वो शॉर्ट पिक हुआ, और शॉर्ट भी सही पिक है। एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सारी वो जितनी सैलरी देगा उतना टैक्स काटेगा, लेकिन जब एम्प्लॉई ने 7 और 5 को ऐड करके 12 महीने की सैलरी रिटर्न में पुट की तो 5 महीने की तो सही डिडक्शन थी, 7 महीने की शॉर्ट डिडक्शन थी, सो उसकी वजह से रिटर्न के टाइम पे उसका चार्ज आया। तो हम ये कहते हैं, लोगों को रिकमेंड करते हैं कि जब भी कोई न्यू ज्वाइनर आए तो उसको डिस्कस कर लें उससे और उसको ये बात समझा दें कि मैं अभी आपकी डिडक्शन शॉर्ट करूंगा, आपको रिटर्न के टाइम पे 5 महीने की क्यूमुलेटिव अमाउंट पे करनी पड़ जाए, वो शायद आपको ज्यादा फील और सैलरी क्लास के लिए ज्यादा होती है। तो इंस्टेड ये बेहतर है कि मैं आपकी कैलकुलेशन 12 महीने पे करूं, जो टैक्स बने 12 महीने का वही टैक्स मैं 7 मंथ पे आपसे, यानी जो रिमेनिंग टैक्स है मैंने 12 महीने पे कैलकुलेशन की आपकी, उसमें से जो टैक्स 5 महीने का आप दे चुके हैं वो माइनस कर देता हूँ और रिमेनिंग को मैं 7 महीने में डिवाइड करता हूँ। तो उससे ये होगा कि जब रिटर्न का फाइल कर रहे हैं तो आपके पास गैप नहीं है। ये एक सजेशन है, पाबंदी नहीं है, एम्प्लॉयर अपने हिसाब से कर सकते। तो ये मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपसे शेयर करूँ। सिमिलरली बिजनेस के बाद जब विदहोल्डिंग रिजीम को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, तो विदहोल्डिंग रिजीम में हम किस किस एलिमेंट पे, किस किस एलिमेंट के ऊपर विदहोल्डिंग की लायबिलिटी क्या रहेगी। मेरे पास गुड्स हैं, गुड्स पे विदहोल्डिंग क्या होगी, सर्विसेज हैं, सर्विसेज पे विदहोल्डिंग क्या होगी, सैलरी है विदहोल्डिंग क्या होगी, रेंट है विदहोल्डिंग क्या होगी, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट है तो विदहोल्डिंग क्या होगी। उससे बड़ा एलिमेंट कि विदहोल्डिंग एजेंट कौन होगा। हमें सबसे बड़ा सवाल कि विदहोल्डिंग एजेंट का रोल जो है वो किसको प्ले करना है। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है कंपनीज एक्ट में, वो सिंस द डे ऑफ बिगनिंग वो विदहोल्डिंग एजेंट है, चाहे उसका रेवेन्यू 1 रुपए का है चाहे रेवेन्यू 1000 अरब रुपए का है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी पार्टनरशिप हम जिसको कहते हैं वो, और इंडिविजुअल
अगर उनका टर्नओवर साल में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया तो वो विदहोल्डिंग एजेंट है 153 में, यानी गुड्स और सर्विस के लिए। अगर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं हुआ तो वो 153 के विदहोल्डिंग एजेंट नहीं है, वो गुड्स और सर्विस में 153 में टैक्स नहीं काटेंगे, वो सिर्फ सैलरी और रेंट अगर है उसके एसोसिएशन में जाएंगे। अदरवाइज रेंट में भी उनके ऊपर एक क्लॉज है कि 15 लाख रुपए से ज्यादा रेंट अगर साल का है तो काटेंगे, अगर नहीं है तो भी रेंट पे भी टैक्स नहीं। सैलरी के ऊपर कोई बात नहीं, सैलरी आप अगर पे कर रहे हैं 6 लाख से ज्यादा तो आपको डिडक्शंस करनी है। एओपी इंडिविजुअल दोनों सेम ट्रीट होंगे इसमें दोनों। ये विदहोल्डिंग रिजीम है। फिर इसका हमारे पास एक विदहोल्डिंग कार्ड है एफबीआर का, वो और जो इसके प्रैक्टिकल सेक्शंस हैं ऑर्डिनेंस में 236 जो है वो स्पेसिफिक हुआ है। उसके अलावा मेरे पास जो विदहोल्डिंग के सेक्शंस हैं वो 149 से स्टार्ट हो जाएंगे, बल्कि 148 विदहोल्डिंग में इसलिए नहीं लेता, वो इंपोर्ट का है, वो कलेक्शन एट सोर्स है जो कि कस्टम अथॉरिटीज करेंगी, तो वो हमारी जिम्मेदारी में इंडिविजुअली आप में से किसी की नहीं आएगी। आपकी प्रैक्टिकलिटी 149 से स्टार्ट होगी सैलरी, 149 150 भी नहीं होगी, 151 होगी, 155 होगी, 153 है, इसमें आप जाएंगे। तो ये सारे सेक्शन वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेंगे एक बार, ताकि अब आपके ऑफिशियल एक्टिविटी में एटलीस्ट आपको पता हो कि अगर आप कोई पेमेंट प्रोसेस कर रहे हैं तो उस पेमेंट प्रोसेसिंग के ऊपर विदहोल्डिंग की आपकी जिम्मेदारी क्या है, किस वक्त कौन सा रेट लगेगा, फाइलर स्टेटस चेक करने की जिम्मेदारी क्या है, नॉन फाइलर स्टेटस पे रेट किस वक्त डबल हो जाएगा, किस वैल्यू के ऊपर आप टैक्स काटेंगे, क्योंकि ये भी कंफ्यूजन आती है कि मैं टैक्स कैलकुलेट तो सही कर रहा हूँ लेकिन किस वैल्यू पे करूँ। तो ये हम अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जो इनवॉइस आपके पास आई हुई है उस इनवॉइस की जो ग्रॉस वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है, आप टैक्स उस पर काटेंगे, बिफोर सेल्स टैक्स पे नहीं काटेंगे। सेल्स टैक्स एड होने के बाद जो वैल्यू है ग्रॉस वैल्यू ऑफ इनवॉइस टैक्स उस पर विदहोल्ड होगा। थोड़ा दिमाग रखना है इसका मतलब, अगर मैं कंपनी हूँ और मुझे अपना ये नोटिसेस बहुत आ रहे हैं उसके विदहोल्डिंग की 165 तो मैं 3 से 4 पार्टनरशिप करूँ, तो पैसा इन्वेस्ट दिखाऊँ, वहां से 8-9 करोड़ रुपए की पेमेंट दिखाऊँ, विदहोल्डिंग एजेंट में पेमेंट नहीं है, 8-9 करोड़ की सेल। हाँ, इसलिए कि आप विदहोल्डिंग एजेंट के रोल में ही नहीं गए, तो जब आप नहीं गए तो आप 153 से बाहर हो गए, 149 से बाहर नहीं हुए आप। सैलरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है, रेंट अगर आप 15 लाख से ज्यादा दे रहे हैं तो 153 से आप बाहर हो गए। 10 करोड़ की सेल नहीं मिली साल तो मैं अपनी कंपनी को टैक्स प्लानिंग के कंपनी में 3 से 4 पार्टनरशिप करके ज्यादा बनाए, कल को आप ग्रो करेंगे फिर 5 भी बनाएंगे, फिर ब्रेक करेंगे, बेहतर 8-10 बनाए एक साथ। एक्टिवेशंस करते जाएं, जैसे जैसे आप 10 पार्टनरशिप बना लें, 5 को एक्टिवेट पहले कर दें, रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट करें। जब आपने देखा तो आप 5 को कम नहीं करें, इनको 8 पे लॉक कर लें, 6 को इग्निशिएट कर 10 करोड़ साल की एक टैक्स ईयर। ऑर्डिनेंस जब भी बात करेगा आपसे फॉर अ टैक्स ईयर करेगा, कोई दूसरा टैक्स ईयर दूसरे एक पहले टैक्स ईयर मर्ज नहीं होगा। जब भी नोटिस आएगा एक टैक्स ईयर का आएगा, वो रेप्लिका नहीं होगा, नया नोटिस आएगा नए टैक्स ईयर का। एक नोटिस दूसरे 2 टैक्स ईयर को जब भी लाए वो इलीगल है, वो हो ही नहीं सकता। ये सिंपल सा रूल है। वहां पे एक्सपेंसेस बढ़ाते दिखाते हैं तो हाँ, बहुत सारी चीजें केस टू केस बेसिस पे हम ज्यादा फैसले करते हैं, इसलिए कि सिनेरियो हर का डिफरेंट होता है। कभी कभी एक्सपेंसेस बढ़ाना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, बिजनेस की नेचर ऐसी होती नहीं कि जिसमें आप कुछ एक्सपेंसेस डाल सकें, और वो एक्सपेंस डालने का मतलब है आप खुद अगलों को बता रहे हैं कि मैंने कुछ कमाल किया है। सिमिलरली विदहोल्डिंग के बाद हमारे पास रिटर्न फाइलिंग की असेसमेंट्स की है। जब हम अपनी इनकम की असेसमेंट्स कर लेते हैं, इनकम की कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो हमारे पास एक स्टेज आती है रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग की स्टेज को हम रिटर्न फाइलिंग की स्टेज कहते हैं। अच्छा, एक चीज मैं ऐड कर दूं उसमें रिटर्न फाइलिंग के स्टेज पर, जब हम विदहोल्डिंग रिजीम की बात कर रहे हैं तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। पहले हिस्से की हमारी क्या है, टैक्स का काटना। जैसे जैसे मैं पेमेंट कर रहा हूं मैं टैक्स विदहोल्ड करूंगा। जब मैं टैक्स विदहोल्ड करूंगा तो टैक्स विदहोल्ड करने के 7 दिन के अंदर मुझे उसको ट्रेजरी में पे करना है, और जब मैंने पे कर दिया तो अगले क्वार्टर एंड पे मुझे उसकी 165 की स्टेटमेंट फाइल करनी है, जिसमें मैंने पूरे क्वार्टर का जो टैक्स मैंने काट के पे किया है उसकी एक समरी उसमें देनी है। ये 3 विदहोल्डिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आपका काम एक्चुअली नहीं था, ये काम था सरकार का, लेकिन सरकार ने आपको एजेंट नॉमिनेट कर दिया। जब आप विदहोल्डिंग एजेंट हो जाए तो आपको ये काम करना है गवर्नमेंट के साथ। सही, जब ये सारी एक्टिविटी हो जाएंगी तो इन सारी एक्टिविटीज को, जैसे हमने स्टेटमेंट फाइल किया क्वार्टरली, हमें एनुअल रिटर्न फाइल करना है। जी अपने 10 करोड़ की सेल पार्टनरशिप और इंडिविजुअल रिपोर्ट करने के लिए बढ़ेगी, इस क्राइटेरिया में रहते हुए जनाब। हाँ, मैं देखिए, विदहोल्डिंग का जो डोमेन है जब वो स्टार्ट होगा तो 2 सवाल आते हैं, कौन करेगा, कैसे करेगा। हम आप देखो, मेरा अपना समझने का अब तक उसूल ये रहा है कि मुश्किल चीजों को तोड़ के आसान किया जाए, समझ में आती है, वरना नहीं आती। तो विदहोल्डिंग एजेंट का रूल है, पहला कौन करेगा, कैसे करेगा।
कौन करे में ये सवाल आएगा कि एजेंट कौन बनेगा। तो एजेंट में हमने कहा कि आप जिसको देखना शुरू करें, उन्होंने कहा कि एजेंट कानून के मुताबिक अगर कंपनी है जो कि कंपनीज एक्ट के तहत एससीसीपी में रजिस्टर्ड है, अब चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है, लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, पब्लिक है, गारंटी लिमिटेड है, लेकिन वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो वो हर 1 रुपए के ऊपर विदहोल्डिंग करेगी। उसके ऊपर एजेंट बनना लाजिम है, बल्कि वो ऑटोमेटिकली बन चुकी और अब उसको विदहोल्डिंग कर। अब मेरे पास बिजनेस मॉडल इसके बाद रह गए 2। कौन से रह गए? एक इंडिविजुअल, एक पार्टनरशिप। तीसरा तो चला गया ऑटोमेटिक। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप के लिए उसूल तय कर दिया उन्होंने कि साल में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हो गया, सेल हो गई, तो आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, वरना नहीं है। 153 में जो सबसे बड़ा सेक्शन है गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, एक खराबी की चीज है कि अगर एक बार आप 10 करोड़ क्रॉस कर गए तो आप एजेंट हो गए। अब अगले साल अगर आप 5 करोड़ में जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं एजेंट नहीं हूं। एक बार आपको रोल असाइन हो गया तो फिर वो करिएगा, फिर वो हो गया। तो बेहतर है कि 10 करोड़ तक पहुंचने से पहले ही कोई चीज प्लान कर ली जाए, इस तरह कर लिया जाए कि ये थ्रेशोल्ड 8, 8.5, 9 पे ही खत्म हो। 10 करोड़ के अंदर रहता है वो बिल्कुल डिटेक्ट नहीं करता, तो 153 का नहीं करेगा, वो कानूनन पाबंदी नहीं है, पाबंदी नहीं, कानून में लिखा हुआ है मेरा रोल स्टार्ट होगा 10 करोड़ के बाद, 10 करोड़ से पहले नहीं। अगर कोई नोटिस आपको ऐसा आता है, आप उसमें लिख के दें कि मैं टर्नओवर जो इतना एंजॉय कर रहा हूं इतना इस टैक्स ईयर में, जिसकी वजह से मैं 153 के अंदर, मुझे 153 का, अगर 1 का 7 है, अगर मैं गलती पे ना हूं शायद सब सेक्शन 7 है, उसमें इसमें दिया हुआ है कि विदहोल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन, इंडिविजुअल और एओपी हैविंग टर्नओवर मोर देन 100 मिलियन, ये उसका पार्ट है। गेटिंग? रिटर्न फाइलिंग, जब हमने अपनी एक्टिविटी साल भर की कर ली, जिस तरह हमने विदहोल्डिंग की अपनी सबमिशंस की, अब हमारा रोल जो है वो रिटर्न फाइलिंग का, डेटा फाइलिंग। साल में जितनी मैंने सेल की, जितने मैंने एक्सपेंसेस किए, उन एक्सपेंसेस को एज पर इनकम टैक्स होना। देखिए, हमारे पास 2 सेट्स ऑफ रिकॉर्ड्स डेवलप होते हैं। एक होता है मेरे पास जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, एक सेट ऑफ रिकॉर्ड मेरे पास एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इन दोनों के दरमियान हम एक रिकंसिलेशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं टैक्स कंप्यूटेशन। वो बेसिकली एक रिकंसिलेशन है जो अकाउंटिंग प्रॉफिट से टैक्स प्रॉफिट पे आने के दरमियान होती है। उसमें 2-3 तो कॉमन आइटम है और 2-3 ऐसे होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं, साल में एक बार निकल आते हैं। तो एक वो वर्किंग हम आखिर में इंशाल्लाह ताला उसको जब हम ये समझ लेंगे कि हमें एक्सपेंसेस की एडमिसिबिलिटी, इन एडमिसिबिलिटी क्या होगी, तो फिर हम कंप्यूटेशन की तरफ बढ़ेंगे। वरना मैं उसमें कोई चीज अगर करवाऊंगा तो वो नाम जो आएगा वही आपके लिए एक तरह से अजनबी होगा। तो जब हम उससे फेमिलियर हो जाए तो उस नाम तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। उसमें बेसिक क्या है, सबसे कॉमन आइटम डेप्रिसिएशन का। आपका डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग का हो जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है, 16 के मुताबिक पीपी के इसमें, ये सेक्शन जो है वो 22-23 के मुताबिक कहता है। तो हमारे पास अकाउंटिंग और टैक्स डेप्रिसिएशन का डिफरेंशियल हमेशा रहता है। दूसरी चीज, सेक्शन 21 के अंदर बहुत सारी पेमेंट्स हैं जो ये डिसअलाउ करेगा, वो हमें एडबैक्स करनी पड़ेगी। 22 में हमें डिसअलाउ करेगा, वो हमें एडबैक करनी पड़ेगी। उसके बाद जो टैक्सेबल इनकम आएगी हम उसको कंप्यूट करेंगे, उसको हम 3 हिस्सों में कंपेयर करेंगे। टैक्सेबल इनकम में जो मेरा रेट फ्लैट आया वो टैक्स लायबिलिटी में लूंगा। उसके बाद में दूसरे इसमें मैं 113 सेक्शन 113 के अंदर जो मेरे पास मिनिमम टैक्स है 1.25%, यानी मैं अपने रेवेन्यू का 1.25% लूंगा, और 113C का अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसका 17%। इन तीनों को कंपेयर करूंगा, जो हायर होगा वो मैं पे करूंगा, लेकिन मेरी टैक्स लायबिलिटी वही होगी जो मेरी टैक्सेबल इनकम पे आएगी। जो 2 मेरे पास चीजें हैं, जो अल्टरनेट टैक्स और मिनिमम, ये मेरे पास सॉर्ट ऑफ एडवांस रहेंगे। अब तो ये मेरे ख्याल से इस साल से 3 साल हो गए, इससे पहले ये 5 साल था मिनिमम टैक्स होगा, तो 3 साल तक मेरी लायबिलिटी से ये एडजस्ट हो सकता है, तो मैं इसको कैरी करूँ। कोई ऐसी चीज अभी यहाँ तक है तो नहीं, ये एक जनरल आइडिया है जो हम थोड़ा सा आगे चल के इसको डिटेल में करेंगे, लेकिन एक जनरल आइडिया जो हमारे पास है। यहाँ तक आपने अपना रोल प्ले कर दिया, साल भर आपने काम किया, अपना रिटर्न फाइल कर दिया। अब रोल शुरू हो गया दूसरा, डिपार्टमेंट का। आपका रिटर्न डिपार्टमेंट तक पहुंचा, आपके स्टेटमेंट्स जो थे 165 के डिपार्टमेंट तक पहुंचे। अब डिपार्टमेंट उसको इवेल्युएट करता है। 165 में उसको डेफिशिएंसी नजर आएगी, वो आपसे सवाल करेगा। 165 की डेफिशिएंसी का सवाल उसके पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो करते ही हैं कि वो एक प्रोसीडिंग है जिसको कहते हैं मॉनिटरिंग। वो मॉनिटरिंग इनिशिएट करते हैं। वो आपसे कहते हैं कि जी आपने जो रिटर्न फाइल किया उसमें आपने इस हेड में इतने एक्सपेंसेस दिखाए हैं, उस पर इतना विदहोल्डिंग बनता है, आपने इतना टैक्स काटा है, काइंडली डिफरेंशियल जमा कराएं। ये बिल्कुल ब्लंटली इसको कहते हैं ना, बेवकूफाना, एक हमकाना नोटिस जो होता है, ये हमेशा आएगा मॉनिटरिंग का। 161 का नोटिस है, 161(1)(a) का
कि जी आपका एक्सपेंस ये था, टैक्स आपने काटा, सैलरी है, पूरी सैलरी उठाएंगे, उसका 10% लगाएंगे, कहेंगे जी इतना बनता था, आपने तो इतना सा काटा है। वो सिंपल इसलिए करते हैं कि वो आपको ओपन क्वेश्चन दे देते हैं। जब आपको ओपन क्वेश्चन मिल जाता है तो फिर आपको सवाल बनाने का, जवाब बनाने में आसान हो जाता है। अब आपने सैलरी में सिंपल से अपनी बनाई कि मेरे पास ये लोग थे, ये शनाख्ती कार्ड नंबर थे इनके, ये इनको मैंने ग्रॉस सैलरी दी थी, ये इनके पास मैंने टैक्स काटा था, ये नेट ऑफ टैक्स सैलरी थी, ये जो टैक्स कटा ये उन लोगों का जो 6 लाख से ऊपर है। जो 6 लाख से नीचे वाले थे वो तो बिलो टैक्सेबल लिमिट की थी, उस पर टैक्स बनता ही नहीं है, आपने उठा के ग्रॉस के ऊपर 10% रख दिया। तो ये इसको कंपेयर कीजिए, बनता जो था मैंने दे दिया, दैट्स इट, एक तरफ हो गया। अब आप वाला, आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं थे, आपने वहां लिख दिया कि भाई जो तुम मुझसे परचेज पे कह रहे हो मुझे टैक्स काटना था 5.5, तो मैं तो हुई नहीं 153 का विदहोल्डिंग एजेंट, मैं तो 5 करोड़ की मेरी सेल है, तो ये सेक्शन तो मुझ पर अप्लाई नहीं होता, तो काइंडली इस सेक्शन के अगेंस्ट में जो मेरी आपने क्यूरी रेज की इसको ड्रॉप कर। तो आपका जवाब जो होगा ना सिंपली, वो फिर वही मैंने कहा केस टू केस बेसिस पे, तो उस तरह डेवलप हो। हाँ आप 10 करोड़ से ऊपर थे, या प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी थे, फिर आप जवाब देंगे कि नहीं ये पार्टी थी, लेकिन ये पार्टी जो थी ये इंपोर्टर थी, जिसने डायरेक्ट इंपोर्ट किया था, इसके पास एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट था, इसने मुझे ये दे दिए, मैं नहीं काटा। या ये पार्टी थी, इसको आप ही ने तो जो है वो 159 का जो है क्या बोलते हैं उसको एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट आईआरएस का दिया हुआ था, उसने मुझे कॉपी दी, मैंने इसका टैक्स नहीं काटा। तो आप उसको फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये वो करस्पॉन्डेंस जो स्टार्ट होगी, फिर आपकी करस्पॉन्डेंस ऑडिट पे भी जा सकती है। वो आपको 176 177 में कॉल फॉर रिकॉर्ड करके नोटिस करेंगे कि जी आपका सिलेक्शन ऑडिट में हुआ है, काइंडली हमें ये चीजें दें, आप वो चीजें देंगे। उसके बाद वो आप पे चार्ज फ्रेम करेंगे 122(9) का शो कॉज, आपको बताएंगे जी हमने आपकी चीजें वैल्यूएट की, हमें ये डेफिशिएंसी नजर आई, आप उसका जवाब जो भी बनता है केस टू केस बेसिस पे वो देंगे। अगर उनका जवाब एक्सेप्टेबल हो गया आपके अंडरस्टैंडिंग के थ्रू या किसी भी तरीके से, ऑर्डर ड्रॉप भी हो सकता है या ऑर्डर फेवर का हो जाएगा। अगेंस्ट ऑर्डर हो गया अगर, तो 122 या 122 या 121 में, तो फिर आप उसकी अपील करेंगे 127 में। 127 की अपील है जो कमिश्नर अपील के पास जाएगी, वो किस तरह होगी, सिस्टम में कैसे फीड होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ग्राउंड्स ऑफ अपील कैसे बनेंगे, फॉर्म्स ऑफ अपील कैसे बनेंगे, आर्ग्यूमेंट्स क्या डेवलप होते हैं उसमें, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। फाइलिंग हम अपील कैसे करेंगे सिस्टम पे, क्योंकि अपील अब आईआरएस पे फाइलिंग होती है, मैनुअल नहीं है, इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, वो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। अपलेट ट्रिब्यूनल पे अगर हमने डिसीजन हमारे खिलाफ आ गया तो हमारे पास रेमेडी क्या है, हम इनकम टैक्स अपील के आ गया तो हमारे पास रेमेडी क्या, हम अपलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे, उसको किस तरह डेवलप किया जाएगा, कितना टाइम लगता है, कैसे डॉक्यूमेंट बनते हैं उसके, वो मैनुअल सबमिशन होती है, वहां तक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाईकोर्ट का मामला है, हाईकोर्ट के मामले को हम यहाँ पे इस हद तक डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली हम नहीं कर सकते क्योंकि वो डोमेन पे लॉयर्स। सिमिलरली अपील के बाद क्या हो सकता है, अपील के बाद मैंने अपील किया, मुझे अपील से ऑर्डर आ गया मेरे फेवर का, तो अब मैं क्या करूंगा। उसके बाद एक करस्पॉन्डेंस और होती है, उसको कहते हैं 139 अपील इफेक्ट, कि मैं वो अपील इफेक्ट की एप्लीकेशन जो है वो जो असेसिंग ऑफिसर है उसको दूंगा कि भाई आपका ऑर्डर जो था मैंने अपील में किया, अपील में ये ऑर्डर आया है, तो ये अपील इफेक्ट जो है इसका मुझे पास ऑन करें, ताकि मेरे सिस्टम में जो लाइबिलिटी है वो क्लोज हो जाए। तो जब तक वो अपील इफेक्ट नहीं करेगा आपके ऑर्डर की लाइबिलिटी खत्म नहीं होगी। तो आप जीत भी गए अपील से, लेकिन सिस्टम में लाइबिलिटी आ रही है, आपको 138 के नोटिस भी आते रहेंगे। और मैंने केसेस देखे अनफॉर्चुनेटली, जीते हुए अपील से लोग, उनके बैंक अकाउंट फ्रीज भी हुए, उनके पैसे भी निकल गए, सिर्फ इस कम्युनिकेशन की वजह से, ना होने की वजह से, कि आपका जो अपील इफेक्ट का ऑर्डर था वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। ये हम यहाँ पे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, हमारा प्लान है कि हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद सेल्स टैक्स का एक सेशन जो है वो हम करेंगे, पाकिस्तान की जो रिजीम्स हैं फेडरल और प्रोविंशियल, उसका एक जनरल आइडिया जो है वो इंशाल्लाह लेंगे। ये जो सेल्स टैक्स का मॉडल है वैल्यू एडेड मॉडल है, तो वैट मॉडल नाम इसका जनरल सेल्स टैक्स है, इसको किस तरह करते हैं, इसको वैल्यू एडेड क्यों कहा जाता है, चार्जेबिलिटी में कहाँ जाएगा, ये वैल्यू एडेड वाले में जाएगा, ये आपके रिटेल प्राइस मॉडल में जाएगा, फिक्स टैक्स मॉडल में जाएगा, ये हम देखेंगे। आपके पास टैक्सेबिलिटी के मल्टी लेयर है सेल्स टैक्स में भी। जो ब्रांड्स आप देखते हैं उसमें प्रिंटेड प्राइस आ रही होती है और उसके नीचे सेल्स टैक्स है, वो प्रिंटेड प्राइस फैक्ट्री से प्रिंट होती है, तो उसमें वैल्यू एडिशन मॉडल नहीं होता। जो फैक्ट्री ने प्राइस दे दी वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी वही है, रिटेलर के पास भी वही है, कंज्यूमर को भी वही जाएगी, प्रिंटेड प्राइस है। तो एमआरपी प्राइस वाला जो मामला शेड्यूल का वो होगा। रेस्ट कौन कौन सा आइटम है जिनके ऊपर सेल्स टैक्स की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, जनरल आइटम में जिन पे होगी उसमें किस तरह इनपुट और आउटपुट का एडजस्टमेंट जो है वो क्या हुआ, इनपुट के लेवल पे कानून के मुताबिक आपको डिसअलाउ हो जाएगा। बाकी आप केस लड़के अगर किसी जगह फैक्चुअली ले सकते हैं, कोई केस लॉज है तो वो अलग मैटर है, बट जो कानून बेयर रीडिंग आपको कहती है किसी कानून की वो क्या कहती है, इंशाल्लाह वो डिस्कस कर लेंगे। कुछ प्रोविंशियल सेल्स टैक्स वो क्या होंगे, इंटर प्रोविंसेस के हमारे पास अभी एक एसआरओ आ गया। एसआरओ क्या कहेंगे आप, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। पहले सिनेरियो ये था कि हर प्रोविंस के अपने जैसे डोमेन है, तो सर्विस की इंटरेस्टिंग ओरिजिनेशन
और सर्विस की रियलाइजेशन, इस पे बड़ा डिस्प्यूट था। कराची में एक सर्विस ओरिजिनेट हुई, कंज्यूम हुई पंजाब में, सेल्स टैक्स कौन लेगा? तो इस पे एमओयू आ गया कि जी ये सारी लिस्ट कर दी कि एक्टिविटी अगर होगी तो कौन सेल्स टैक्स उस पर लेगा, और फिर बाद में कहेगा जी एक्टिविटी ऐसी होगी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो दोनों आधा आधा कर लो। अब आधे आधे करने के ऊपर भी एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है। रेट हमारे पास यूनिफाइड नहीं है, सिंध 13 पे है, केपी और बलूचिस्तान 15 पे है, पंजाब 16 पे है। फेडरल टेरिटरी के जो सर्विसेज एरिया जैसे इस्लामाबाद है वो 18 पे है। तो डिवीजन किस तरह होगी फिर? हाफ ऑफ, मतलब सिंध और पंजाब इंगेज हुए तो 16 का आधा होगा और फिर 13 का आधा होगा, तो एक इनवॉइस में 2 लाइन आइटम आएंगे। तो इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। इसका एक सोल्यूशन तो ये अभी काम कर रहे हैं जो वन रिटर्न सोल्यूशन है, यूनिफाइड रिटर्न पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था लेकिन अभी तक उसको इंप्लीमेंट नहीं किया फुल फ्लेज। एक ही रिटर्न होगी पूरे पाकिस्तान की। आप उसमें जाएं, प्रोविंस सेलेक्ट करें, अपनी इनवॉइस डालें, निकल जाए। फेडरल की फेडरल में सेलेक्ट करें, आपको डिफरेंट लॉगिन्स नहीं रखने पड़ते। तो वो ट्रायल बेसिस पे चल रही है अभी, उन्होंने इसको दिया भी था लेकिन उसको फुल्ली इंटीग्रेट नहीं किया अभी सिस्टम से। तो अभी भी प्रोविंस वाला मैटर है, वो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे। और रेस्ट उसके बाद जो आपके प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं जो आप डेली अपने ऑफिशियल वर्क में फेस कर रहे हैं, तो हम उसमें कोशिश करेंगे कुछ आपको असिस्ट कर सकें अगर ड्यूरिंग द क्लास, या इवन एक आधा सेशन उसमें और रखना पड़े तो हम उसको भी कुछ उसमें डिटेल दें। तो ये होलसम सिनेरियो है हमारे इस पूरे इस ट्यूटोरियल का, कि जिस तरह हम इसको करने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही है हमारी कि हम मिनिमल पॉसिबल टाइम में ऑर्डिनेंस को इस तरह से ग्रिप कर लें कि हमें एक एक्टिविटी जो है हमारी है वो चलने भी लगे और हर्डल्स जो हो उसके हों वो कम से कम। ये इसका एक आइडिया, सेंट्रल आइडिया जो है उस कोर्स का ये। बाकी तो इस सेक्शंस के रेफरेंसेस है, मेरी पूरी प्रेजेंटेशन आपको चाहिए होगी वो भी ले लीजिएगा। ये वो सारी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की, बाकी सब सेक्शन के रेफरेंसेस, नथिंग न्यू। कोई चीज ऐसी डिस्कस करने वाली आपके जहन में उस वक्त? एक पॉइंट जो एसआरबी और आपने पंजाब बोर्ड का सर्विसेज बोर्ड का लिखा है, लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैन्युफैक्चरर लोकेटेड है कराची में, यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज कंपनीज हैं जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई है। सिंपल ले रहे हैं हम, ईपीएम की बात कर रहे हैं, जिसका प्रोडक्ट पूरे पाकिस्तान में है, तो वो मैन्युफैक्चरर यहाँ पर है, तो उसका जो सर्विसेज का जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो तो सिंध बोर्ड को ही मिलेगा। सर देखें इसमें थोड़ा सा मैं अगर समझने में गलती कर रहा हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा। मैन्युफैक्चरिंग वाला तो आइटम है ही नहीं ना इसमें, वो तो आइटम ही फेडरल का है, गुड्स। हम तो सर्विस की बात कर रहे हैं। सर्विस का मामला है कि कौन सी पाकिस्तान में ऐसी कंपनी है जो इस तरह कर रही है जो पूरे पाकिस्तान में सर्विस दे रही है। टेलीकॉम्स वो फेडरल टेरिटरी में होगी, सब इस्लामाबाद में बैठे हैं। और बैंकिंग सेक्टर उसका उसमें दे दिया उन्होंने कि बैंकिंग सेक्टर में जहाँ की ब्रांच जिस जगह की लोकेटेड है या हब लोकेटेड है वो उस प्रोविंस में चला जाए। सर्विसेज देने वाला प्रिंसिपल जहाँ लोकेटेड होगा वो सर्विसेज उस प्रोविंस में ले लें, क्योंकि वहीं से हो रही। देखें क्यों, बैंक में ये प्रॉब्लम नहीं हुई, बैंक में सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन का मामला है ना, रजिस्टर्ड सिंध में ब्रांच जिस जगह पे सर्विस दे रही है सर्विस वहीं कंज्यूम भी हो रही है। पंजाब में अगर एक ब्रांच सर्विस दे रही है तो उसकी कंजम्पशन कहाँ हो रही है सर्विस की? उसी ब्रांच की जुरिसडिक्शन में ही है, जो उसका कस्टमर है वो उसी ब्रांच में ही है, आसपास ही है, उसी सिटी में। तो क्वेश्चन ऑफ ओरिजिनेशन एंड कंजम्पशन वहीं क्लोज हो गई। प्रॉब्लम सिर्फ वही कि रजिस्टर्ड यहाँ पे हेड ऑफिस है, तो उन्होंने इसको डिफाइन कर दिया कि भाई जो ब्रांच जहाँ की जिस प्रोविंस के अपने आप को डिफाइन करो। ऑनलाइन ट्रेनिंग आप कराची में बैठ के पढ़ा रहे हैं, आपको अगर डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा है नाउ दैट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम। तो हो सकती है, लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग का इशू ये है कि मैं जब यहाँ से डिस्प्ले दे रहा हूँ तो कंजम्पशन को भी मैं क्या लूँगा, कंजम्पशन भी मैं यही लूंगा उसको, क्योंकि वहां पे एक्चुअली उस ग्राउंड के ऊपर जो कंजम्पशन की डेफिनेशन है वो फुलफिल नहीं है। इस वजह से इसको हम इसको है ना उसी डेस्टिनेशन में जहाँ से वो मर्ज हुई है वहीं पे उसकी टैक्सेबिलिटी। क्लियर सर? मजे की चीज तो उसमें दूसरी थी, मैं सर्कुलर डिस्कस करूंगा, उसमें आई थी ट्रांसमिशन लाइन, ऑयल की जो पंपिंग की सर्विस दे रहे हैं जिनकी लाइन पाकिस्तान में चल रही है वो क्या होगा, उनका क्या होगा? ऑयल तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, फिर क्या होगा? तो उन्होंने बोला भाई जहां से लाइन खत्म हो रही है नाप लो, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, जितनी मेरे हिस्से में उतना मैं लूंगा, जितनी तुम्हारे हिस्से में तुम ले लो। रोड ट्रांसपोर्ट रेट कहा जाएगा, तो वो मजबूरी है कि 2 लाइन हटाएंगे या वो 1 लिंगल हो जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट, माल यहाँ से चला है उतरना वहां पे, उसका क्या होगा? तो मैं ये कह रहा हूँ चला यहाँ से माल है, माल पंजाब का है और सर्विस ट्रांसपोर्ट की है। तो उन्होंने बोला कि जो रेल वाली है वो तो शायद उन्होंने अलग कर दिया, बोला जो बाय रोड है
वो सिंध को दे दो, सिंध को दे दो, क्योंकि ये पोर्ट से डेस्टिनेशन लेगा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसको सिंध को दे दो। उसमें दी भी उन्होंने कुछ चीजें, तो इंशाल्लाह जब सर्कुलर एमओयू डिस्कस होगा तो काफी चीजें क्लियर है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया है वो काम का भी नहीं है हमारे, वो बाय रोड की बात हो रही है, वो डेस्टिनेशन कर। अच्छा, जो अदर देन पोर्ट वाले हैं उसमें उन्होंने 50-50 कर दिया, जैसे ये अड्डे से अगर कोई ट्रक लिया गया है जो माल लेके पंजाब जाएगा, वो 50-50 करो, क्योंकि माल पंजाब में कंज्यूम होगा ना, सर्विस की कंजम्पशन पंजाब में, ओरिजिनेशन सिंध में, तो उसको थोड़ा सा इस तरह। हाँ, हो गया, उसमें देख लो कोई क्वेरीज की हाँ वो नहीं ना, ये नहीं चल रहा है, चल रहा है, मैं गलत। इसको 5 मिनट को ठीक है, मेक्स सेंस। कोई ऐसी चीज फर्दर क्यूरी अगर हो तो डिस्कस करते हैं, फिर नहीं तो इंशाल्लाह ताला आप फिर फरहान साहब से जो भी हो डिस्कशन अपनी जो है वो करके जो आपका की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है तो इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक, थैंक यू। All right, thank you so much, Maher Saab, for your wonderful orientation of the tax management training program, which is basic to advanced. और इसकी जो सबसे बड़ी इसकी जो खूबसूरती है या जो इसका सबसे बड़ा जो एक विनिंग पॉइंट है वो ये है कि ये आपको वो पढ़ा रहे हैं जो कि इसमें खुद इन्वॉल्व है, क्योंकि देखें हमें उनसे पढ़ना है जो कि खुद कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके पास ये कंपनीज आ रही हैं, कॉर्पोरेट्स आके अपने मसले हल करवा रही हैं, उनके पैसे दे रही हैं, इनको लाखों में पैसे दे रही हैं कि भाई ये हमारी टैक्स की सिचुएशन है, इसमें अब यहां पे फंसे हुए, हाउ कैन वी लेवरेज कि टैक्स की मैक्सिमम इंटरेस्ट हमारी कंपनी में हो और हम कम से कम टैक्स दें या ज्यादा जो भी एक टैक्स की आउटकम है अचीव करें। अब वो जिनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं वही कंसल्टेंसी में यहां पे आपको वो एक उसका निचोड़ मिल रहा है और हम फिर इसमें अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर देते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंशाल्लाह ताला आप भी एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद वही कंसल्टेंट बन जाए, राइट? वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, सीखना होगा, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं से तो हमें पहला स्टेप एक लेना होगा। वो पहला स्टेप आज है, उसकी शुरुआत आज है। अब एक और हमारे पास चीज आती है कि सर इसमें बहुत सारी चीजें आपने ऐसी कराई हैं जो कि मुझे पहले आती हैं, मैं चाहता हूं कि बस सर्टेन टॉपिक्स मुझे सिर्फ सिखा दिए जाएं। हो सकता है कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स कहें, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें जब आप कहते हैं कि आपको पता है, जब आप सेशन लेते हैं तो फिर पता चलता है कि मुझे तो नहीं पता था, क्योंकि यहां पे जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है अप्रोच। आपकी अप्रोच होगी अनट्रेन्ड, क्योंकि आपने वो प्रॉपर ट्रेनिंग अगर ना ली है, एक्सपीरियंस से चीजें की हैं, तो एक्सपीरियंस में गलत तजुर्बे होते हैं, सही तजुर्बे होते हैं, तजुर्बे चल रहे हैं। यहां पे आपको वो तजुर्बों का निचोड़ मिल रहा है कि भाई आओ सीख लो, जो मैंने 15 साल लगाए या 10 साल लगाए, तुम वो कम अरसे में सीख के आगे बढ़ो। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरीके से हम आगे लेकर चलेंगे चीजों को, ताकि आप जो इनको हमारे जो एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं जिनको 10 से 15 साल लगे पहुंचने में, वो आपको उसका निचोड़ देके आपका वो टाइम फ्रेम कम कर दें। और जैसे कि हम आपको पता है कि आईएमएफ की जो रेगुलेशन जो अब हमारे ऊपर आ रही है, आईएमएफ का जो एक हमारे ऊपर जो टैक्स के सिस्टम पे, क्योंकि उनका मेन फोकस ही टैक्स पर है कि टैक्स का रेवेन्यू पाकिस्तान का कैसे बढ़े या उसके ऊपर, तो आईएमएफ में जो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही हैं उस लेजिस्लेशन के थ्रू, उनको हमें सीखना होगा, तभी हम जो है वो उसको, तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अब कम नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। तो हमें ये वो टाइम है जिसमें हम आईएमएफ या और वर्ल्ड इकोनॉमिक जो सिचुएशन बन रही है उसमें टैक्स की इंप्लीकेशंस को अभी सीखना होगा, ताकि हम अपने, अगर हम काम कर रहे हैं तो अपनी कंपनीज को, और अगर अपना एंटरप्रेन्योरल टैक्स फर्म है तो अपने क्लाइंट्स को वो बेनिफिट दे सकें, क्योंकि ये आईएमएफ की रेगुलेशंस हकीकत है, इनको हम डिनाई नहीं कर सकते, सिंपल बात है। तो आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अबाउट के भाई इसको जो है वो आगे किस तरीके से हम लेकर चलेंगे चीजों को। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बताते चले कि हमारे सेशन फिजिकल ऑन कैंपस भी होंगे और ऑनलाइन भी होंगे, लेकिन जाहिर है ये ट्रेनिंग की नौयत ऐसी है जिसमें अगर ज्यादा फिजिकल प्रेजेंस हो
1-to-1 मेंटोरशिप हो, मेंटोर आपको मिले ट्रेनर के, तो फिजिकल में ज़ाहिर है उसका ज्यादा फायदा हो जाता है। लेकिन ताहम कुछ ऐसे जो आउटसाइड कराची हैं वो ऑनलाइन भी अटेंड कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है। इसके साथ साथ ट्रेनिंग हमारी स्टार्ट इंशाल्लाह ताला होगी संडे 26 नवंबर। ये काइंडली नोट कर लें कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह ताला हमारी ट्रेनिंग 26 नवंबर से, टाइमिंग्स हैं 2 PM to 5 PM। पहला सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हफ्ते में 2 दिन सेशंस होंगे, फ्राइडे एंड संडे। फ्राइडे को इवनिंग का टाइम है 7 से 9 का, और संडे को आफ्टरनून का टाइम है, ठीक है। और टोटल 60 आवर्स इसकी ड्यूरेशन है, जिसमें हम 3 मंथ्स में आपको 2 मंथ्स आपका बेसिक टू इंटरमीडिएट और 3rd मंथ में आपका एडवांस लेवल का टैक्सेशन का पार्ट कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई भी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि सर मैं डायरेक्टली एडवांस में आना चाहता हूँ, तो हमारा यहाँ पे एक कंसेंसस है ट्रेनर के साथ सर कि जो भी पार्टिसिपेंट्स इस तरीके से करते हैं वो बाद में आके यही हमें बोलते हैं कि सर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो 2 महीने में जो हमारे साथ ऑडियंस होती है वो एक अपना एक वे ऑफ थिंकिंग बना चुकी होती है, उनको फाउंडेशन क्लियर होती है। अब 3rd मंथ में अचानक कोई नया आ गया तो वो फिर इंटीग्रेट नहीं हो पाता, और फिर 1 महीने में कैसे इंटीग्रेशन होगी? इंटीग्रेशन तो 3 महीनों में होती है, जिसमें वो वे ऑफ थिंकिंग सीखता है बंदा और टाइम देता है चीजों को। तो 3 मंथ्स में आपकी प्रॉपर इंटीग्रेशन होगी, और इसके साथ साथ हमारे साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी का लाइफ टाइम एक्सेस है, विच मीन्स कि कभी भी कोई रेगुलेशन में इशू आ रहा है या कहीं कोई आपको समझ में नहीं आ रही, आपने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछा और सर ने आपको उसका जवाब दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं जिन्होंने ये कोर्स कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है माशाल्लाह। और हम अब प्रैक्टिस शुरू कर दी, लेकिन कहीं पे बंदा फंस गया तो किससे सवाल पूछे? तो आपके पास एक्सपर्ट ट्रेनर है जिनसे आप राब्ता कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी दोस्त से पूछें या कोई ऐसे से पूछे जिसको आप मतलब वो शायद गाइड ना करे। ये तो एक्सपर्ट हैं जो फील्ड में बैठे हुए आपको बता रहे हैं, राइट। इसके साथ साथ यूएक्सेल के बारे में बता चलें। यूएक्सेल इज अ फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी, ऑफिशियल ट्रेनिंग पार्टनर है विद नेफ्टेक, नेशनल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। रजिस्टर्ड है विद हम स्टैफटा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, और इसके साथ साथ एफिलिएटेड है विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आपको जो सर्टिफिकेट इशू होंगे वो गवर्नमेंट ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड के इशू होंगे, तो रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट आपको इशू होंगे, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, इसके साथ साथ एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर है विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। इसके साथ साथ एफपीसीसी एंड केसीसीआई के मेंबर हैं। ये मेरी प्रोफाइल है, मेरा नाम फरहान शाहिद काजी एंड आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर है एट यूएक्सेल। एंड इसके साथ साथ आई एम एन ACCA मेंबर, और इसके साथ साथ ऑल्सो आई हैव कंप्लीटेड माय BSc अप्लाइड अकाउंटिंग फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स UK, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई हैव गॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ over 10 years वर्किंग अब्रॉड। तो वो एक बाहर का एक एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ जो है ये मुर्जा गाजी साहब, इनकी प्रोफाइल ऑलरेडी आपसे शेयर कर दी गई थी, और आपको इंट्रोडक्शन दे दिया गया था। फेलो ACCA मेंबर है, इनकी अपनी प्रैक्टिस फर्म है जो ये चला रहे हैं एज अ पार्ट, और यहाँ पे एज अ लीड इफेक्टिव ट्रेनर है। इसके साथ साथ माहिर आलम साहब है जो कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो एडवांस लेवल का पार्ट करेंगे, और ऑब्वियसली इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। मैं थोड़ा सा क्विक करना चाह रहा हूँ ताकि जो है वो हम जो है वो इसको आगे क्वेश्चन आंसर के लिए लेकर जाएं। अच्छा, इसके बाद ये हमारे डिफरेंट पोर्टफोलियो है जिसमें हम ऑनलाइन और फिजिकल ऑन कैंपस जो हमारे वेन्यू के जो पिक्चर्स हैं वो हैं, और इसके साथ साथ ये हमारे कुछ कॉर्पोरेट वर्कशॉप है। तो टैक्सेशन का वर्कशॉप आप अगर अपनी कंपनी में कराना चाहते हैं तो हम आपकी कंपनी में भी आके कॉर्पोरेट वर्कशॉप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो डिफरेंट वर्कशॉप्स कंपनीज में भी प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ जो है ये हमारे ऑनलाइन प्रेजेंस, ये हमारे डिफरेंट क्लाइंट। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और माशाल्लाह बहुत ही एक बेहतरीन वैल्यू एडिशन हुई, जिसमें मेयर साहब हमारे साथ गए और हमारे साथ वो लीड इफेक्टिव ट्रेनर थे इन सिंध रेवेन्यू बोर्ड, जो है वो सिफिम इदारा है जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड का है, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट। तो वहां पे सिफिम में हमने सेल्स टैक्स के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी SRB की कोर टीम को, जिसमें कमिश्नर्स थे, एडिशनल कमिश्नर्स थे, और उसमें जो डायरेक्टर्स थे उनको हमने माशाल्लाह वहां पे SRB में इनवाइट किए गए थे कि हम आके वहां पे उनकी वर्कशॉप करें। तो अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है कि ऐसे इदारे जो कि खुद सोर्स हैं, उन सोर्स के इदारों में ही उन्होंने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो है वो हमें रुजू किया, और हमने फिर वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह वर्कशॉप किया जो बड़ा सक्सेसफुल माशाल्लाह रहा। और इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जो कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं।
अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो आपको LMS की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी ट्रेनिंग के दौरान। 3 महीने की ट्रेनिंग है, सामने 6 मंथ्स एक्स्ट्रा, तो 9 मंथ्स का रिकॉर्डिंग एक्सेस होगा आपके पास। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपसे स्पेशल ऑफर शेयर कर देता हूँ, क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम यहाँ पे निकाला और हमारे लिए जो है वो डेमो अटेंड किया, तो वी वांट टू थैंक यू एंड ऑफर यू आवर ग्रेटिट्यूड, एंड विद दैट ग्रेटिट्यूड वी वुड लाइक टू आल्सो ऑफर यू अ स्पेशल ऑफर। ये ट्रेनिंग जो है वो पहले 11,500 पर मंथ की थी और 31,500 लमसम फी है, लेकिन आज आपके लिए ये स्पेशल ऑफर रखी गई है जिसमें ये जस्ट 10,350 पर मंथ और 28,350 लमसम। तो लमसम में जो फी पे करेंगे उनको फर्दर डिस्काउंट मिल जाता है, बिकॉज आप देखें 10,350 अगर 3 मल्टीप्लाई करें तो ये 30,000 को क्रॉस कर जाता है, लाइक 31,000 तकरीबन हो जाता है, लेकिन वहां पे लमसम में और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, 28,350 का हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 22 नवंबर है 3 PM, एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली दिस ऑफर विल एंड। तो जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर कराएं और अपने आप को इस जर्नी में टैक्स में इन्वॉल्व करें, ताकि आगे जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं 2024 में या जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही है उसको आप सही तरीके से ट्रेंड प्रॉपर तरीके से उसको रिस्पॉन्स प्रोफेशनल तरीके से दे सकें। तो इंशाल्लाह ताला हम आप सबको जरूर वेलकम करेंगे। क्लासेस नेक्स्ट वीक संडे से स्टार्ट हो जाएंगी और वी वांट टू वंस अगेन थैंक यू एंड द फ्लोर इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस। वी विल बी टेकिंग एनी क्वेश्चंस 5 to 10 मिनट्स और उसके बाद ऑब्वियसली हम क्लोज कर लेंगे सेशन को। तो एनी क्वेश्चंस? जी जी, यूएक्सेल का मैंने इंट्रोडक्शन आपको पहले दिया हुआ है। यूएक्सेल इज द फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी, और यहाँ पे हम जो है वो फुली रजिस्टर्ड है विद गवर्नमेंट अथॉरिटी, और हम यहाँ पे डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम फाइनेंस टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, और ये एस्टैब्लिश 2019 में हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम ऑपरेशनल हैं इस वेन्यू में जहाँ पे आप अभी हैं सिंस 2022। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अब हमारे 5th ईयर स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पे आपको जो है वो जो भी डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की थी सारी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड आपको एक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती है, और वो फिर उनका सर्टिफिकेट्स भी मिलता है। यूएक्सएल में ही पढ़ेंगे जी बिल्कुल, यहाँ पे ये यूएक्सएल ही है। एनी अदर क्वेश्चंस? टीटीबी से मिलेगा, टीटीबी से एक ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक फाइनल प्रोजेक्ट देते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेनिंग, वो फाइनल प्रोजेक्ट कंप्लीट करना मस्ट है टू गेट द सर्टिफिकेट, उसके बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिलता। ये हमारा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, इसमें पॉलिसी स्ट्रिक्ट इसलिए क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है कि आप अगर प्रोजेक्ट सबमिट करो तो आपको खुद को भी तो रिफ्लेक्ट होगा कि मैंने क्या सीखा और क्या नहीं सीखा, या क्या मुझे मजीद इंप्रूव करना है। एनी क्वेश्चंस? प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 मंथ्स दिया जाएगा जी बिल्कुल। ठीक है, आपको ये एग्जाम्स के ड्यूरिंग आवर्स होते हैं 2 घंटे 3 घंटे जी, वो हम आपको उस वक्त शेयर कर देंगे कि फाइनल एग्जाम का क्या फॉर्मेट होगा, तो उसमें फिर वी विल गिव यू दैट फॉर्मेट कि भाई ये हमारा एक फॉर्मेट है। उसमें हो सकता है कि हम आपको यहाँ पे बुला के एक एग्जाम लें, या फिर हम आपको एक असाइनमेंट दे दें जो कि आप अपनी सेल्फ पे करके और वो हमें सबमिट करा दें। वो वी विल गिव यू द गाइडलाइंस कि किस तरीके से करना है। So what about the corporate trainings? जी जी, How many minimum members should be there if you want? एट लीस्ट 5, एट लीस्ट 5। तो ये इस तरीके से। एनी अदर क्वेश्चंस? ओके, मेरे ख्याल से डेमो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया कि कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं सर, एक सवाल का चलो जवाब दे दें तो फिर क्लोज करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव आप अपना लेकर आए थे आज, क्या वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ कि यार मुझे पता तो चले कि मैं किस चीज में एंटर हो रहा हूं? वो ऑब्जेक्टिव आपका पूरा हुआ? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ आपका? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। ओके, यस सर। हाउ हेल्पफुल दिस सर्टिफिकेट कैन बी टू एस्टैब्लिश अ न्यू टैक्स लॉ फर्म। देखिए, सर्टिफिकेशन एक आपको अथॉरिटी देती है, आपको एक रिकग्निशन देती है कि आपने एक प्रॉपर कोर्स किया हुआ है जो गवर्नमेंट से इंडोर्स्ड है। आगे तो आपके अपने स्किल है कि आप अपने क्लाइंट को कितना अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखिए, मैं आज यहाँ पे कितना भी रजिस्टर्ड हूँ विद गवर्नमेंट, मैं अगर आपको अकोमोडेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक सर्विस नहीं दे रहा, तो आप चाहे कितना भी मैं सर्टिफाइड हूँ, सर्विस अगर नहीं दे रहा तो फिर क्लाइंट नहीं आने वाला। तो हाँ, उसमें एक इजाफा जरूर हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपकी क्लाइंट सर्विस है जो आप प्रोवाइड करेंगे। जी जी सर, आ जाए। सर वो मैंने क्वेश्चन नोट किया होता है अबाउट 183 डेज जी बिल्कुल, हम इसमें आपको असिस्ट कर सकते हैं इंटर्नशिप में।
क्योंकि हमारे जो यहाँ पे ट्रेनर्स हैं उनकी अपनी कंसल्टेंसी फर्म है, तो वो अगर वहाँ पे वैकेंसी होती है तो हम बिल्कुल प्रेफरेंस देंगे आपको। 100% गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि यस वी कैन गिव यू दैट एडवांटेज ऑफ इंटर्नशिप। जी बिल्कुल जी। तो आप इस सवाल कर रहे हैं रेजिडेंस स्टेटस का। रेजिडेंस स्टेटस का जो है ना बहुत सिंपल है। फिजिकल स्टे किसी भी आदमी पाकिस्तान की जमीन पे जो टेरिटोरियल डेफिनेशन है ओके, एक दफा अपनी कैमरास खोल लें और ताकि हम एक पिक्चर ले लें। तो काइंडली सब अपनी कैमरास खोल लें ताकि हम इसको मेमोरेबल मोमेंट बना लें प्लीज। 3 days or more पाकिस्तान में रहता है वो रेजिडेंट रहता है, ये एक्ट है पाकिस्तान। बाकी इनकम एक दफा कैमरास अपनी खोल लें जी। अच्छा ओके जी। नेशनैलिटी का एलियन चांस से भी आया है, कराची से आने हैं वो रेजिडेंट। नेशनैलिटी का कोई फर्क नहीं। सर एक पर्सन यहाँ पर होने से नहीं लगा कि हमारे पास नहीं है और रजिस्टर्ड जी बिल्कुल, आपको सिलेबस एडवांस में शेयर कर दिया जाएगा जो कि कवर कराए जाएंगे। जी बिल्कुल, एडवांस में शेयर कर दिया जाएगा आपको। लेकिन वो रेजिडेंट आदमी 183 डेज और मोर पाकिस्तान में रहा है तो वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में उसने जो कमाया है उस टैक्स में उसके लिए पाकिस्तान में टैक्स। All right, thank you very much and looking forward to welcoming inshallah. Thank you.